कल सोशल ब्रांडिंग, अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग हमने किस तरह से करनी है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट का लिंक खुद से दे सकते हैं। आवाज आ रही है? अच्छा, ये साबिर भाई, या ये लाइट्स बंद कर दें। तो कल हमने सीखा था कि हमने वो यूआरएल्स क्या होते हैं, एंकर टेक्स्ट क्या होता है, इन तमाम चीजों को सीखने के बाद फिर हम पहुंचे थे अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि हम सोशल मीडिया के पेजेस कितने बना सकते हैं और सोशल प्रोफाइल्स हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ तक जितना भी हमने सीखा, इसमें हम अपना यूआरएल ऐड कर सकते हैं। आज वाली क्लास के अंदर जो हम सीखेंगे, इसमें हम अपनी उस ईमेल एड्रेस से जिससे हमने सोशल मीडिया को बनाया हुआ है, उससे अपना लिंक प्रोफाइल में ऐड नहीं कर सकते। ये जो भी हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम प्रोफाइल के अंदर लिंक माई अकाउंट में जाकर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वेबसाइट के अंदर अपना लिंक ऐड करना है, जिसकी वजह से हम प्रोफाइल में ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों लिंक्स मैच होंगे तो गूगल को आइडिया हो जाएगा कि ये इसका ओनर है जो खुद से लिंक जनरेट कर। ठीक है। अच्छा, इस तो अब आज हम चीजों को पढ़ेंगे। इसको पहले इसमें दो स्टेप्स में हम आ जाएंगे। एक स्टेप को हम बोलते हैं फाउंडेशन लिंक्स। फाउंडेशन लिंक। अच्छा, साथ में ना अब हम इसमें नेट नहीं है, नेट तो है। अभी मैं आपके साथ ऑफ पेज की ना शीट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें इन तमाम चीजों को मैंने अलग-अलग किया। आपको ये चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी इंटरनेट से कि सोशल प्रोफाइल कैसे बनाएं, प्रोफाइल लिंकिंग कैसे करें, फाउंडेशन लिंक्स हम कैसे बनाएं। तो ये तमाम चीजें मैंने अलग-अलग की हुई हैं, शीट बनाई हुई है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। इसको शेयर किया था।
मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया लिंक। इसमें कैसे है कि ये देखें, मैंने ना अलग-अलग अपने बच्चों से शीट बनवाकर आपके लिए अलग-अलग सेक्शन करवा दिया। अब आपने ऐसा नहीं करना कि एक दिन ही बैठे हैं तो सारे सोशल मीडिया के लिंक्स बना लेंगे, दूसरे दिन बैठे हैं तो आपने सारे डायरेक्टरी लिंक्स बना दिए, तीसरे दिन बैठे तो आर्टिकल सबमिशन के लिंक्स बना दिए। ऐसा नहीं करना। इनमें से जितनी मैं क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ उतनी क्वांटिटी के लिंक्स आपने निकालने हैं, अपनी शीट बनानी है और फिर इन तमाम चीजों को शफल कर देना है। मतलब कि जो ये इसमें स्टोरी, वीडियो, इमेज, ऑडियो, इसके जितने भी हम लिंक्स लगाएंगे तो इनको शफल कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मतलब ये नहीं करेंगे कि आज के दिन में ही 10 के 10 इमेज के लिंक लगा दिए, कल बैठे और सारे के सारे ऑडियो के लिंक्स लगा दिए, परसों बैठे और वीडियो के लिंक्स लगा दिया। ऐसा नहीं करना। इससे भी ट्रेस आउट हो जाता है कि आप खुद से लिंक लगा रहे हैं। अगर आप इनको मिक्स कर देंगे, कोई बच्चा 2 ऑडियो लिंक लगा ले, 1 वीडियो लिंक लगा ले, 1 इमेज लिंक लगा ले, कोई 2 इमेज लिंक लगा ले, 1 ऑडियो लिंक लगा ले, यानी कि मिक्स करके डाइवर्सिटी डालकर आपने अपनी शीट को बनाना। ठीक है? इस शीट में इतने ज्यादा लिंक्स हैं कि अगर आप सब पे काम करेंगे, बेसिकली ये जो लिंक बिल्डिंग हम कर रहे होते हैं, ये हम अपने ब्लॉग को देसी घी दे रहे होते हैं। ठीक है? मतलब उसका एक पूरा सिनेरियो है, उसको हम देसी घी खिला रहे हैं। अब वो देसी घी उसको हम ज्यादा खिला देंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तो आपने अपने ब्लॉग की नेचर को देखते हुए, अपनी ब्लॉग की एज को देखते हुए, उसकी सोशल सिग्नल्स को देखते हुए लिंक्स बनाना शुरू करने हैं। ये नहीं है कि आज ही बैठे हैं तो आज आपने 200 लिंक्स बना दिए तो वो 200 लिंक्स उसको फायदा नहीं देंगे, वो उसको नुकसान देंगे। थंबनेल से कर लें या फिर आप इसको एक काम करें कि आप जीमेल के अकाउंट्स बाय कर लें। 20-25 अकाउंट 200-250 रुपए के, आपको 10 अकाउंट 200 रुपए के मिल जाते हैं। तो अगर आप 20 अकाउंट लेते हैं तो आपके मैक्सिमम 400 रुपीज लगेंगे, जिससे ये होगा कि आपको बार बार 10 मेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे आपके अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे। जहां पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे वहां से आपके अकाउंट ब्लॉक होना, अगर 10 मेल से 50% अकाउंट आपके एक हफ्ते में खत्म हो जाते हैं तो जी मेल से वो 5% होंगे। अच्छा, अब जी जी 3-4 के बाद वो फोन नंबर मांगना शुरू कर देता है। एक दफा फोन नंबर वो लेता है, उसके बाद कहता है टू मैनी टाइम आप इस फोन नंबर को यूज कर चुके हैं। आज अब जो हो रहा है ना नया, तो अगर आप ये बनी बनाए ले लेते हैं तो आपको ये सर्विसेज इंटरनेट पे मिल जाती हैं। फेसबुक पे जाके आप सर्च करेंगे ना जीमेल प्रोवाइडर, तो आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे। आप उनकी देखते जाएं, वो है स्कैमर तो नहीं है, उनके कमेंट्स में आ जाता है ना कि इन्होंने हमारे साथ स्कैम किया हुआ है, नहीं किया हुआ। कोई लिखते हैं वेरी गुड बंदा, ये वो सारा उसके ऊपर आ रहा होता है। तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है और 400-500 का किसने स्कैम करना है। उनको कहें जी हम अभी आपके ईमेल एड्रेस को टेस्ट करेंगे, अगर वो ठीक होंगे तो हम आपसे बड़ा ऑर्डर लेंगे 500-1000 ईमेल्स का, हमें तो जरूरत है ईमेल्स। तो इस तरह करके आप उनसे कम क्वांटिटी में ईमेल्स बाय कर सकते हैं। वो कल वाला लेक्चर, वहां तक वो कल खत्म। अब ये जो हमने लिंक्स आज बनाना शुरू करने हैं, ये डिफरेंट ईमेल से बनाने, क्योंकि ये आप खुद नहीं है, ये आप खुद नहीं है ना। आप इमेज
पे लिंक दे रहे हैं, ऑडियो पे लिंक दे रहे हैं, कि आप खुद उसके ऑनर नहीं है ना, आप समझ लें कि आप एज ए यूजर उस वेबसाइट का रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखें, ये मैंने शीट में डाला हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन सी लिस्ट मौजूद है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इन सब पे लिंक्स बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। ये भी हो सकता है कि आपने सोशल सिग्नल्स दिए, सोशल सिग्नल्स देने के बाद आपने जस्ट फाउंडेशन लिंक्स बनाए और आपकी साइट टॉप पे है। ठीक है, ऐसा भी होता है। सेकंड नंबर पे आपने सोशल सिग्नल्स दिए, फाउंडेशन लिंक्स बनाए, उसके बाद 2-4 आपने फॉरम लिंक्स बनाए या कमेंट लिंक्स बनाए, तो आपकी साइट रैंक हो जाएगी। तो मैक्सिमम 200-300 लिंक्स के बाद आपकी वेबसाइट को रैंक हो जाना चाहिए, जिस तरह के आपके कीवर्ड्स हैं, आपके लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स हैं जो इतने लिंक्स के अंदर रैंक हो जाते हैं। अगर वो रैंक नहीं हो रहे तो मतलब आपके कंटेंट में मसला है, आपका कंटेंट एआई है, या आपने कंटेंट को उसने उस तरह से वैल्यू नहीं दी हुई जैसे दूसरे यूजर ने वैल्यू दी हुई है जिसने कंटेंट को लिखा हुआ है। तो फिर आप कंटेंट को देखेंगे कि आपके कंटेंट में कोई मसला तो नहीं है, कि मैंने कंपटीटर जितने अपने वो भी लगा दिए, लिंक्स भी लगा दिए, और उसके बावजूद भी मैं टॉप पर नहीं आ रहा या नहीं आ रही, तो क्या मसला हो सकता है? तो फिर आपके कंटेंट का मसला है, जो आपने कंटेंट राइटिंग की है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये रिपोर्ट है, यहाँ पे आप अपना लिंक इसमें से निकालकर अपनी शीट बनाएंगे। ठीक है, हर वेबसाइट का स्पैम स्कोर देखेंगे, उसके डोमेन को देखेंगे, और डोमेन अथॉरिटी को देखेंगे, और पेज अथॉरिटी को देखेंगे। अच्छा, ये अब यहाँ पे दो चीजें अलग अलग आ गई। इस तरह ये होता है, बेसिकली आपने एक वेबसाइट पर गए, यहाँ से हम कोई भी वेबसाइट को ले लेते हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर गए, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप इस तरह से इमेज अपलोड कर सकते हैं। जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो उसके नीचे आप इस तरह से अपना लिंक दे सकते हैं। देख रहे हैं? तो इसकी एक अथॉरिटी होगी, इसकी एक डोमेन अथॉरिटी होगी, फिर इस एक पेज की अपनी अलग से पेज की अथॉरिटी होगी, तो वो आपने वहां पर लिख लेनी है। ठीक है, तो ये कहाँ से पता लगेगी? बहुत से पता लगेगी आपके ना। आप इसको यूं कर लें, एक सेकंड दे, मैं अभी करके दिखाता हूँ आप। मौज बार लॉगिन, हाँ, आप एआई से बनवा लें, एआई से कहें कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे एक पिक्चर बना के दे दें। आप मेटा डॉट एआई पे चले जाए, आप डेवेंची पे चले जाए, आप किसी भी एआई टूल पे चले जाएं, उसको एक वो दें, प्रॉम्प्ट दें, वो आपको एक पिक्चर बना देगी, वो पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर दें, और उसके नीचे आपने बेसिकली हमारा काम क्या है, हमने लिंक लेना है वहां से। जी, व्हाट्सएप, हाँ बिल्कुल, वहां से भी कर सकते, वहां से बनाकर उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते। यहाँ पर जब हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं तो इस जगह पर हम एआई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर डाटा कंटेंट नहीं डाल रहा, ये बड़ी ब्रांड वेबसाइट्स पे डाल रहा है, जहाँ पे एआई कंटेंट भी हो तो गूगल को मसला नहीं है। गूगल को मसला एआई कंटेंट पे वहां पे है जहाँ पे 0 डीए वाली वेबसाइट ऐसा काम करेगी। तो 35-30 जब आप इतनी लेवल पे चले जाएंगे तो आप भी एआई का कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जब आप 50 प्लस डीए पे होंगे, 60 प्लस डीए पे होंगे तब, अभी नहीं। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, अपनी वेबसाइट में नहीं, अभी नहीं। अभी आप एआई इमेजेस के बजाय मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि किसी भी उसके ऊपर एक आदमी ने रिव्यू दिया हुआ होगा, आप फर्स्ट करें फूड के ऊपर बना रहे हैं या आप एपीके के ऊपर बना रहे हैं, तो एपीके की डाउनलोडिंग के ऊपर, एपीके की किसी भी काम के ऊपर यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद होंगी। आप उस वीडियो को प्ले करें, प्ले करने के बाद सेटिंग में जाके उसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है 4K है, 1080 है, जो भी है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर जाएं, उसको कर दें फुल स्क्रीन,
उसके मेन्यू शेन्यू सब हट जाएंगे। आपके पास एक प्रॉपर, ये देखें यहाँ पर, ये यूट्यूब पर गए, यहाँ पे लिखा, फर्स्ट करें हमने हाउ टू डाउनलोड GTA 5 इन पीसी। फर्स्ट करें, ये हमारा एक टॉपिक था जिसके ऊपर हमने ब्लॉग। This is Gaimin. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming app. सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप GTA 5 ऑनलाइन। सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप GTA 5 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हो एकदम बिल्कुल फ्री में। और ये कोई पायरेटेड वर्जन नहीं है, एकदम ओरिजिनल वर्जन है। सो आप इसको निश्चित होकर खेल पाओगे। सो उसका प्रोसेस थोड़ा हार्ड है, बट बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। सो आप ये जरूर ट्राई करना कि कैसे डाउनलोड करते हो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और एक यूनिक वीडियो है। सो आप मेरे साथ भी खेल सकते हो। इसके बारे में हम सारा कुछ बताएंगे, लास्ट आगे चल के वीडियो में बताएंगे। सो और गाइस ये जेन्युइन साइट है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ना कि पीसी क्रैक, मतलब पीसी के हैक होने वाला है, ना कुछ होगा इससे। आप एकदम जेन्युइन खेल सकते हो GTA 5 को। सो उसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा। सो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो गाइस। सो ये सबसे पहले आपको चलना है क्रोम ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे सर्च करना है बफ गेम। देन बफ गेम सर्च करने के बाद सबसे पहले वाला लिंक पे क्लिक करना है, एंड आप ये देख सकते हो बफ का वेबसाइट पे आ जाओगे। बफ का वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे बगल में डाउनलोड का साइन दिख, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो हम थे, हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिंक्स डाले, जितने भी हमने इसमें से निकालने हैं, जितने भी मैं आपको इसकी लिमिट बताऊंगा उतने। उसका स्पैम स्कोर चेक किया, और जिस डेट को आपने डाटा डाला वो यहाँ पे डाल दें। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का नेम डाल दें जहाँ पे आपने डाटा डाला। यहाँ पे आ गया वो यूआरएल जिस पे आपका लिंक लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, तो ये शीट के अंदर मौजूद है, जस्ट आप इसकी कॉपी बना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसमें यहाँ देखें, ये तमाम क्या है, प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट्स। ये तमाम क्या है, प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट है, जिसमें डीए हमने पहले से डाला हुआ है। आपको डीए देखना नहीं पड़ेगा, एक तो काम आपका खत्म हो गया। आपने जस्ट पीए देखना, पेज अथॉरिटी देखनी, वो भी ऑप्शनल है। अगर आप ना भी देखें तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपका अपना पेज बनना है ना यहाँ पर। तो आप यहाँ से कोई भी यहाँ से लें, ये देखें, कॉपी करें। ये क्या है, प्रोफाइल क्रिएशन है। कल मैंने बताया था कि आप कितनी प्रोफाइल कर सकते हैं, 20। तो आप यहाँ से 20 का डाटा लें। अब यहाँ इस जगह के ऊपर जब आप सिलेक्ट करते हैं तो अकाउंट लिखा हुआ आता है, और इनको अपनी शीट के अंदर ऐड कर लें। यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यहाँ से आपने किया कॉपी, यहाँ पे आपने इसको ऐड कर दिया। क्योंकि अभी व्यू ओनली है तो मैं नहीं कर सकता, अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको कॉपी कर दिया। इसी तरह से प्रोफाइल क्रिएशन के बाद सोशल बुक मार्किंग है, जैसे लिंक्डइन है, ट्विटर है, फ्लिकर है। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि आप कितने कर लें, आप जितने भी सोशल मीडिया है कम से कम उनके ऊपर जाकर अपने अकाउंट्स बना लें, जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। इनमें से देखते हैं वो कौन कौन से। आप लिंक्डइन लगाएंगे, फेसबुक लगाएंगे, पिंटरेस्ट लगाएंगे, ट्विटर मीन्स अब उसका नाम x.com है, वो लगाएंगे। उसके बाद आप कोरा कर लें, कोरा के बाद बिहांस कर लें यहाँ से। अच्छा, उसके साथ अगर हम नीचे आए, रेडिट कर लें, है इस पे सेम ईमेल, ये कल वाला लेक्चर, इस पे वही ईमेल यूज करेंगे जो आपकी वेबसाइट की है। ठीक है, हाँ, इसकी प्रोफाइल में लिंक लगाएंगे, और इसकी पोस्टिंग जब आप कर रहे होंगे वहां पे लिंक लगा रहे होंगे। तो ये कल मैंने डिटेल बताई हुई है कि आपके 20+ पेजेस हैं, तो आप 2 पोस्टें डेली करेंगे हर सोशल मीडिया पे। अगर 20 से कम है तो एक लिंक आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे डेली। ठीक है, ये कल ये चीज समझाई हुई है। ये वो पेजेस हैं, और ये आपके प्रोफाइल क्रिएशन के पेजेस हैं। 2 चीजें हो गई। ये अब आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आपको ये चीजें यहाँ पर मिल गई। वरना ये चीजें आपको इंटरनेट पे जाके लिखना पड़ता और चीजों को ढूंढना पड़ता, फिर उसका डीए देखना पड़ता, फिर उसका ओबीएल स्कोर देखना पड़ता, फिर आप उसको अपनी शीट के अंदर ऐड करते। तो ये इतना ज्यादा काम जो आप करते,
हफ्ता डेढ़ हफ्ता आपको सिर्फ 2 चीजों के ऊपर लग जाता, सोशल मीडिया पे और प्रोफाइल क्रिएशन पे। वो काम आपका क्या हो गया, कम हो गया। अब आपने क्या करना है, अच्छे से अच्छा लिंक बनाने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया, ये डाटा यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कुछ लिंक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फाउंडेशन लिंक। ठीक है, उसमें कौन कौन से लिंक्स होते हैं, पीडीएफ के लिंक्स, ऑडियो के लिंक्स, वीडियो के लिंक्स और इमेज के लिंक्स। आप पीडीएफ के 10 लिंक्स लगाएंगे, 10 लिंक्स इसके लगाएंगे, 10 लिंक्स इसके, 10 लिंक्स इसके। अब वीडियो लिंक्स लगाने के लिए सारों को तो यही पता है कि यूट्यूब ही है जिसपे हम वीडियो लगाकर उसके डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल सकते हैं, यही है ना सबको पता। इसके अलावा और किसी को कोई वेबसाइट पता है वीडियो की, डेली मोशन और कोई, ट्रम्बल तो नहीं, ट्रम्बल पे वीडियो तो नहीं ऐड होती, रंबल, हाँ रंबल भी है। और कोई नाम किसी के ज़हन में हो जहाँ पे वीडियोस होती हो, नहीं ना, फेसबुक तो सोशल मीडिया हो गया ना, उसपे तो हमने पहले काम कर लिया। अब उसपे वापस हम लिंक नहीं ले सकते ना, हमारा रेफरिंग डोमेन तो एक हो गई ना, उसपे हमने सोशल सिग्नल ले लिए ना। अब यहाँ पे आपको इस शीट की जरूरत पड़ेगी कि आपको ज्यादातर 2 3 4 लिंक्स के बाद तो नाम ही नहीं पता वीडियो के लिंक्स हमने कहाँ पे लगाने। ठीक है, यहाँ पे जगह आप अगर आएंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी शीट मिलेगी। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है वीडियो सबमिशन। आप इस शीट को ओपन करेंगे, आपको दुनिया जहान की ऐसी वीडियो 25 वेबसाइट्स मिल गई जिनके ऊपर आप अपनी वीडियो अपलोड करके और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हैं। जब भी आपने यहाँ पे लिंक्स लेने हैं तो इसकी प्रोफाइल के अंदर जो कल समझाया था कि यूट्यूब की प्रोफाइल में जाके हमने वेबसाइट का लिंक डाला था ना, जब आपने इसके ऊपर वीडियो डालनी है तो आपने प्रोफाइल में लिंक नहीं लगाना और डिफरेंट ईमेल एड्रेस से वीडियो डालनी। अंडरस्टैंड हुई बात कि नहीं? कल जो हमने बताया था सोशल ब्रांडिंग में, यूट्यूब पे अपना पेज बनाओ, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, उसका एक नाम रखो, उसकी चैनल कस्टमाइजेशन में जाके अपनी वेबसाइट का लिंक डालो, ये तो कल बताया था ना। उससे क्या हो गया, हमारी सोशल ब्रांडिंग हो गई, हमारी वेबसाइट का एक चैनल क्रिएट हो गया जिसके ऊपर हमें वीडियो डालें या ना डालें, हमने उसकी एक प्रेजेंस बना दी। वो हो गई हमारी सोशल प्रेजेंस फॉर मी टू गूगल, कि मेरी वेबसाइट का एक यूट्यूब का चैनल भी है। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ आ गई? प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? अब क्योंकि हम वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो एज ए रिव्यू डाल रहे हैं, तो खुद से अपना रिव्यू तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए हमें दूसरा जीमेल एड्रेस चाहिए होगा। जीमेल से नया कोई भी चैनल बनेगा जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, बेस्ट रिव्यू ऑफ वेबसाइट्स फला फला, बेस्ट रिव्यू ऑफ वेबसाइट एपीके ब्लॉग्स फला, इस तरह से कोई भी हम उसका नाम रख सकते हैं। उसका वो नाम रखने के बाद उसमें जो वीडियो अपलोड होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगेगा। ये क्या कहलाएगा, फाउंडेशन लिंक, जो हम डिफरेंट ईमेल एड्रेस से अपनी वेबसाइट को दे रहे हैं। ठीक है, अब गूगल के पास 2 रेफरेंस जाएंगे, यूट्यूब पे ब्रांडिंग का भी उसको लिंक जाएगा जो हमने डाला था, और यूट्यूब से एक डिफरेंट यूजर का भी लिंक जाएगा जिसने रिव्यू किया होगा। तो यूट्यूब से उसको एक रेफरेंस डोमेन से 2 लिंक्स जाएंगे। आ गई समझ? अब इसमें देखें हमारे पास कितने लिंक्स हैं, 25 लिंक्स हैं। इनमें से आपने कितने लेने हैं, सिर्फ 10। ठीक है, इन 10 को आपने लेना है और आपने कहां डाल देना है, अपनी इस शीट के अंदर, बैक लिंक रिपोर्ट शीट के अंदर ये 10 लिंक्स आपने डाल देने हैं। इसी तरह से ऑडियो लिंक्स हैं जिनको पॉडकास्ट लिंक्स भी कहते हैं। इसके किसी को पता है इसके क्या यूआरएल्स हो सकते हैं ऑडियो लिंक्स के? अगर आपको apple.com से लिंक मिल जाए, कैसा अच्छा लिंक होगा ना, 99 डीए होगी, 90 प्लस डीए होगी ना, उसकी हाई अथॉरिटी वेबसाइट है ना जहां से आपको लिंक मिल रहा है। तो वो लिंक आपको कैसे मिलेगा, पॉडकास्ट से। एप्पल पॉडकास्ट लिखेंगे, आपको एप्पल की एक पॉडकास्ट की वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे एप्पल खुद कहता है कि आप
अपनी पॉडकास्ट को अपलोड कर दें। वो पॉडकास्ट किस तरह से होती है? ऑडियो में होती है। ऑडियो कैसे बनेगी? किसी भी एआई टूल के साथ। चैट जीपीटी से कहें मेरी वेबसाइट का नाम ये है, मैंने इस दिन क्रिएट की थी, उसमें ये चीजें मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आप काइंडली इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख दें, एक रिव्यू ब्लॉग लिख दें। उसने वो रिव्यू ब्लॉग का कंटेंट लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, कोई भी नाराकीट है, इस तरह की जितने भी ऑडियो बनाने वाली वेबसाइट्स हैं, उनको जाके वो अपना कंटेंट दे देंगे। जैसे वो कंटेंट उसको देंगे, वो आपको उसकी बोली हुई ऑडियो दे देगा। वो ऑडियो जाके आप पॉडकास्ट में डाल दें और नीचे अपना लिंक डाल दें। सिंपल। वीडियो भी इसी तरह से बन जाएगी आपकी, कि आपने रिव्यू ब्लॉग लिखवाया चैट जीपीटी से या मेटा एआई से या उससे किसी भी एआई टूल से आपने लिंक कंटेंट लिखवाया। उस कंटेंट को आपने ऑडियो ली। नारा, एक वेबसाइट है नारा कीट, मेरे ख्याल में नारा कीट, आई थिंक जी। अब ये कंटेंट क्या करता है, ये देखें, मैंने यहां से ये देखें ये लिया, इसको गेट स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच कंटेंट दिया, इसको ऑडियो क्रिएट की। अब यहाँ जो मैंने कंटेंट डाला है, ये आपको चैट जीपीटी दे देगा। ये लें। Easily create voiceovers using realistic अब text to यहाँ speech. आवाज Stop आ wasting रही है? time on recording your voice, editing नहीं, out mistakes, and synchronizing picture with sound. Just type or upload your script, select one of our 700 voices, and get a professionally sounding audio or video in minutes. Try Narrakeep Realistic Text to Speech free, no need to register. ये देख, Easily create voiceovers using realistic text to speech. Stop wasting. ये डेट कहाँ से उठाया था? ये उठाया था, देखें एज इट इज बोल रहे। जस्ट यही ऑडियो आपने कहाँ डाल देनी है, जो मैंने लिंक्स दिए हैं वहां पे अकाउंट क्रिएट करना है। ये ऑडियो डाली और डिस्क्रिप्शन में पूछता है जी ये किसके बारे में है। डिस्क्रिप्शन क्या डालेंगे? वही कंटेंट जो आपके पास लिखा हुआ है, वही उसकी डिस्क्रिप्शन बनेगी। जी जी, डाल सकते, एक ही ऑडियो सब पे डाल सकते, एक ही ऑडियो सब पे डाल सकते हैं। ज्यादा यूनिक करना है, ज्यादा डाइवर्सिटी डालनी है तो 3 4 5 बना लें। ठीक है, 10 वेबसाइट्स हैं तो दो वेबसाइट्स पे एक ऑडियो डाल दें। बिल्कुल लिखवा सकते, बिल्कुल लिखवा सकते। ये वाली जो मैंने आपको बेटा लिंक्स दिए हैं ना, ये देखिए, इसमें मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऑडियो। ये इसके अंदर होगा प्रेस रिलीज, फोरम पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशन। अच्छा, अब यहाँ इसमें मेरे ख्याल में ऑडियो वाली लिस्ट नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा, आप वो ले लीजिएगा यहाँ से। वीडियो भी है और दूसरी भी है, तो हम यहाँ से ऑडियो को यहाँ पे लिखते हैं पॉडकास्ट। अभी जा रहा हूँ यूनिटी में, जाके करता हूँ। ये कि आप उसमें ऐड नहीं प्लस पॉडकास्ट की वेबसाइट यहाँ पे मिल गई। आपको कितनी चाहिए? मैक्सिमम 10 चाहिए ना, तो आप यहाँ से इन 25 में से 10 निकाल सकती हैं। इसके अलावा नीचे बेस्ट पॉडकास्ट वेबसाइट 2024, तो आपको यहाँ से ये देखें, ये तमाम मिल गई। आपने इन वेबसाइट्स को देखना है, इनका डीए देखना है, इनका स्पैम स्कोर देखना है और फिर इसके ऊपर अपलोडिंग करनी है। स्पैम स्कोर जो है लेस देन 20 होना चाहिए, वरना लेस देन 10 तो हो, या लेस देन 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 20 तक होना चाहिए। 20 से ऊपर अगर वेबसाइट का स्पैम स्कोर है तो उस पे आप लिंक ना लें। वो लिंक आपको बेनिफिट देने के बजाय आपकी वेबसाइट को डी रैंक करेगा। मौज बताता है ना बेटा, यहाँ पे इसमें अगर हम खोलें किसी और वेबसाइट में, इसमें है मौज, इस पे हम खोल लेते हैं। ये इस पे जीमेल है, नहीं है, इस पे जीमेल है।
ठीक, स्टूडेंट है वगैरह ना रहा नहीं ऐसा कुछ बता देती है। हाँ बताए, मैं उसको ऐड कर देता डबल पी एस सी WPS HBC HBC GK GK जीमेल @gmail.com। ये नहीं है मेरे ख्याल में, मुनीर ER PP SCH SCHBC DGK DCDGK, ठीक है। यहाँ से किया लॉगिन। अब क्योंकि EBH मुल्तान का ये पासवर्ड हम लेते हैं, नहीं ही साइन अप करते हैं, इसको ईमेल एड्रेस देते हैं, इसका ईमेल एड्रेस चेक कर लेते हैं। इसका ईमेल एड्रेस है ये हमने दिया यहाँ पर, डिस्प्ले नाम में हमने रखा इसका ये नाम, पासवर्ड में ये पासवर्ड, ऐड टू कार्ट। इंटरनेट प्रॉब्लम है, अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा किसी और में, देखते हैं अकाउंट क्रिएट है कि नहीं। यहाँ पे इस तरह से बेटा बार आती है, यहाँ पे DA लिखा हुआ आता है, ठीक है, यहाँ पे PA लिखा हुआ आता है और उसके आगे स्पैम स्कोर लिखा हुआ आता है, ठीक है। जब आप घर में जाके लॉगिन करेंगे ना माउस को, तो आपको ये तब तीनों चीजें यहाँ पर शो हो रही, तो वहां से आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसका स्पैम स्कोर क्या है। अगर हम उसको लॉगिन करने बैठेंगे तो काफी सारा टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम को हम स्किप करते आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एक इमेज वेबसाइट है जिसके ऊपर आप इमेज को पोस्ट कर सकते हैं, इमेज को लगा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट क्रिएट होगा, यहाँ पे हम साइन अप करते हैं। हम इसको गूगल से कर लेते हैं, कंटिन्यू किया, यूजर नेम डाला, यूजर नेम में यहाँ पे आप जेन्युइन नाम रखेंगे। अब फर्ज करें आप पाकिस्तान में रैंक कर रहे हैं या आप इंडिया में रैंक कर रहे हैं तो इंडियन नाम रखेंगे, आप पाकिस्तान में रैंक कर रहे हैं तो पाकिस्तानी नाम रखेंगे, आप अमेरिका में रैंक कर रहे हैं तो अमेरिकन नाम रखेंगे। हम यहाँ पे रख देते हैं फर्ज करें मारिया सैंड 97। अब इससे क्या हुआ, ये हमारा एक रेफरेंस अलग से बन गया। अब ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आपको ये एक इमेज सबमिशन की वेबसाइट के ऊपर लिंक लगाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तकरीबन ऐसे ही सब इमेज सबमिशन की वेबसाइट्स पे लिंक लगेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे वेबसाइट बनाई। अच्छा, अब कोशिश ये करनी है कि आपने अकाउंट्स क्रिएट करके मिनिमम एक हफ्ता
3 दिन 4 दिन उसके ऊपर पब्लिश नहीं करना। अगर करना है तो बगैर लिंक के कंटेंट पब्लिश करना है। ये आपको समझाने के लिए अभी क्रिएट कर रहा हूँ और अभी पब्लिश कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह से नहीं करना। ये भी न्यूबी जैसे वेबसाइट होती है, वो न्यूबी अकाउंट से इमेज लिंक नहीं लगाने देती कि ये बंदा आया, अकाउंट बनाया, लिंक लगाया और गायब। ऐसा नहीं करने देती इस तरह की वेबसाइट्स। तो आपने थोड़ा सा अपने अकाउंट को ओल्ड होने देना है, 1 हफ्ता मिनिमम, और मैक्सिमम आप जितना मर्जी ओल्ड करना चाहे अपने अकाउंट को करके, फिर उससे आप इसके ऊपर आप एक काम करें ना, जितने भी आपने लिस्ट बनाई है ना, तो आप एक दिन बैठ के सबके अकाउंट ही बना लें। तो फिर आप डेली एक दो लिंक जब लगाना शुरू करेंगे, तो जब एंड वाले पेजों तक जाएंगे तो आपके 7 दिन पूरे हो चुके होंगे, 10 दिन पूरे हो चुके होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया। यहां से हम करते हैं न्यू पोस्ट। यहां गए और यहां से हमने क्या किया, डाउनलोड में गए। ये फर्स्ट करें हमारी इमेज थी जो हमने वहां पे लगानी है, और यहाँ उसकी हमने डाल दी डिस्क्रिप्शन। ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी। ये देखिए, अब हम इसको कर देते हैं ऐड, और यहाँ से इसको टाइटल देने को कहते हैं, इसको प्रॉपर टाइटल दें ताकि आप पब्लिश कर सकें। ऐड करता हूँ, वो कहते हैं एक और इमेज डालें। ग्रैब लिंक किया हमने और कॉपी लिंक किया, और इसको हमने डिफरेंट ब्राउजर में, दूसरे ब्राउजर में जाके लिंक को चेक किया कि इस लिंक पे हमें क्या नजर आता है। तो इस लिंक पे हमें वो वेबसाइट नजर आई। तो ये क्या किया मैंने, एक डिफरेंट यूजर से जिसने अकाउंट क्रिएट भी नहीं किया हुआ, उससे चेक कर रहा हूँ कि मेरा यूआरएल पब्लिक हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर यूआरएल पब्लिक हो गया तो इसका मतलब है कि ये अब पूरी दुनिया को नजर आएगा। इसमें अगर लिंक लग जाता है तो मेरा लिंक जो है गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। उस इंडेक्स होने से क्या होगा, इसका डीए कितना है, इमेज GUR का यहाँ पे हम देखते हैं इमेज सबमिशन में, यहाँ पे इमेज सबमिशन में इमेज UR का डीए है 92। ठीक है, जैसे जैसे मेरी पेज ओल्ड होगा, जैसे जैसे मेरी तस्वीर ओल्ड होगी, 1 वीक गुजरेगा, 1 महीना गुजरेगा, तो इसकी पेज अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी पेज अथॉरिटी इसकी कितनी होगी, 0 होगी। इस पेज पे कोई आएगा, इस पेज पे कोई इंफॉर्मेशन आएगी, इस पेज को कहीं लिंक मिलेगा कैटेगरी में, जो भी इसमें लिंक्स होते जाएंगे, तो इस पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी। जब इस पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी, उससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस वेब पेज से लिंक कहाँ जा रहा है, हमारी वेबसाइट को जा रहा है। तो इस तरह से हमने इसको लिंक को ट्री लिंक कर दिया कि मेन वेबसाइट से हमारी एक वेबसाइट है, उसका लिंक हमने कहाँ से लिया, इमेज GUR से। इमेज GUR की जो अथॉरिटी है वो हमें कब मिलेगी, जब हमारे पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने, अब इसमें लिंक कैसे लगाना है, अभी तो हमने पोस्ट किया था। पोस्ट करने से क्या हुआ कि जस्ट हमारे सामने कंटेंट आ गया। अब मैं यहाँ पर लिंक लगाता हूँ, इसको बोलते हैं नेकेड यूआरएल। फर्स्ट करें, ये मेरा लिंक था जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, वो लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको डिफरेंट ब्राउजर में चेक करते हैं क्या ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं, इसमें बनाया था ना हमने, नहीं इसमें हमने बनाया नहीं, हाँ इसी में बनाया है, और चेक कर रहे हैं हम इसमें। आई थिंक ये यहाँ पे इसका लिंक लेते हैं, कॉपी करते हैं, ग्रैब लिंक करते हैं, कॉपी करते हैं, दूसरे ब्राउजर में आके इसको चेक कर लेते हैं, और यहाँ देखते हैं तो ये देखिए हमें यहाँ से लिंक मिल गया। अच्छा, कुछ इस तरह से लगे हुए होंगे, कुछ आपने डायरेक्ट यूआरएल के साथ, कल मैंने आपको समझाया था ना, कुछ HTTPS के साथ लगाए, कुछ HTTPS के बगैर लगाए, कुछ www के साथ लगाए। तो उससे ये फायदा होगा कि गूगल को लगेगा कि डिफरेंट यूजर डिफरेंट तरीके से इसको लिंक दे रहे हैं।
और मैक्सिमम लिंक्स नेकेड यूआरएल के होते हैं। आप अगर एवरेज में लगाएं तो आप समझ लें कि 40% आप नेकेड लगाएं, 50% डायरेक्ट लिंक्स लगाएं, उसके बाद आप 20-25% जो है आप अपने मेन कीवर्ड को लिंक दें और 10-15% आप सेकंड मेन कीवर्ड को लिंक दें। और जो आपकी इंप्रेशन के अंदर जो आपका सर्च कंसोल होता है ना, गूगल सर्च कंसोल होता है, उसमें आपको नजर आ रहा होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर सर्च आ रही है, इंप्रेशन आ रहा है, क्लिक नहीं आ रहा, सीटीआर नहीं आ रहा उसके ऊपर। यानी 200 लोगों को गूगल ने दिखाया, उसमें से 2 बंदों ने क्लिक किया, सीटीआर नहीं बन रहा। सीटीआर क्यों नहीं बन रहा? उस कीवर्ड के ऊपर अथॉरिटी नहीं बन रही है आपकी। अगर आप उस कीवर्ड पे लिंक ले लेंगे 10-15 तो क्या होगा? उस कीवर्ड की अथॉरिटी बनेगी। जो आप नीचे 30 पर हैं, 25 पर हैं, 60 पर हैं, वो आप रैंक करके टॉप में आ जाए, आप रैंक करके फर्स्ट पेज में आ जाएंगे। जब आप फर्स्ट पेज में आ जाएंगे तो आपका सीटीआर बढ़ेगा। सीटीआर क्लिक थ्रू रेशियो होता है, मतलब आप 200 दफा गूगल ने आपको किसी को रिकमेंड किया, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। अगर वो सीटीआर कम होता है तो आपकी रैंकिंग नीचे आती है। उस सीटीआर को ठीक करने के लिए एक आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई होनी चाहिए, और उसके अंदर जो आप टाइटल में लिख रहे हैं वही डाटा उसको दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये मैंने ई बिजनेस ऐप पे बनाया है तो मैं यहाँ से ई बिजनेस ऐप को एक लिंक देता हूँ। ये देखिए मैंने ये लिंक लिया और ये यहाँ पर इसको डाला और इसकी जगह पे अब ये मेरा लिंक तैयार हो गया। अब अपडेट डिस्क्रिप्शन प्लेस ट्राई अगेन। अच्छा ठीक है जी, मुल्तान पाकिस्तान का दिल्ली, अब तो हो जाएगा। यहाँ पे आके हम इसको चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, हमें यूआरएल, अब इस यूआरएल को आपने क्या करना है, अपनी शीट के अंदर जो आप यहाँ पर शीट बना रहे हैं, अब उस शीट के अंदर आपने ये आगे अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। अब इस पे जो इसका जीमेल अकाउंट बनाया था या इस पे जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो इस शीट में आगे लिख देंगे इस जगह पे। अगर आपने लॉगिन विद गूगल किया है तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देंगे, आगे लिख देंगे लॉगिन विद गूगल। अगर आपने उसके साथ पासवर्ड क्रिएट किया है तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल देंगे और आगे उसका पासवर्ड लिख देंगे। ये क्यों करेंगे? अगर कल को ये लिंक आपका डिसेबल्ड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मॉडरेटर वेबसाइट का देखता है, वो कहता है इसने लिंक बिल्डिंग के लिए जस्ट ये डाटा डाला हुआ है, वो रिमूव कर देता है, तो आप डिफरेंट तरीके से वापस लिंक ले सकें, क्योंकि आपके पास अकाउंट तो होगा। आप उस अकाउंट को दोबारा लॉग इन करें और एक नई पोस्ट ऐड कर दें। अंडरस्टैंड हुई बात? अब इन पेजेस को क्या बोलते हैं, इन लिंक्स को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन लिंक्स। ठीक है, ये आपने 10-10 सब में सबके ऐड कर देने। जो भी आपने कंटेंट लिखा, पैराग्राफ में लिखा हुआ आपको मिला चैट जीपीटी से या मेटा एआई से, अब वो किसी भी पीडीएफ क्रिएटर में जाके पीडीएफ उसकी क्रिएट कर ले। अब वो आपके पास एक पीडीएफ की फाइल होगी, जो पीडीएफ की वेबसाइट, जो वेबसाइट पीडीएफ अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वहां पे आपने अपनी पीडीएफ की फाइल ऐड की और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने अपना लिंक लगा दिया। जितना मर्जी हो, एक लाइन हो, कोई मसला नहीं है, हमने बेसिकली वहां लिंक लेना है। आप इसको नॉर्मल रखें, एक महीने में भी हो जाए 10 लिंक्स तो कोई मसला नहीं है, एक ही दफा करना है ना, वन टाइम है ना। आपने अपनी एक डाइवर्सिटी बनानी है। ये सारे लिंक्स आपके तकरीबन 9 फॉलो लिंक्स होंगे, मैक्सिमम आपके ये लिंक्स क्या होंगे? 9 फॉलो लिंक्स होंगे। पहले हम कहाँ थे? 0 पे थे, जहां से हमने क्या बनाया? सोशल सिग्नल, जिससे गूगल को पता लगा कि ये जो 9 फॉलो लिंक्स बन रहे हैं इनके, ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। हम यहाँ तक आ गए अपने लेवल में। 0 से सोशल सिग्नल्स बनाए, यानी सोशल मीडिया बनाया, उसके ऊपर पोस्टिंग की, उसको लाइक्स किया, कमेंट किया, सर्च किया डिफरेंट आईडी से जो आपने जीमेल ली हुई है। तो वो अपना कल जो मैंने आपको समझाया था वहां तक हम पहुंच
पहुंचे। अब हमारे पास ये अथॉरिटी है, हमारे पास इस तरह से सिग्नल्स आ चुके हैं कि अब हम उस सिग्नल्स के बिहाफ के ऊपर 25, 30, 45 लिंक्स बना सकते हैं। वहां हमने क्या किया, 50 लिंक्स बना लिए अपने। अब यहां तक क्या हुआ कि हम उनको मीट करके यहां तक पहुंच गए। अब ये 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपकी वेबसाइट जो 0 पे थी वो 10 पर आ चुकी होगी, 7 पर आ चुकी होगी, 11 पर, 12 पर, जिसके जितने अच्छे सिग्नल्स गूगल स्टोर करेगा उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी, उसका डीए उतना अच्छा होता जाए। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। ये तमाम क्या हो रहा है, अभी तक फ्री हो रहा है, इसमें 1 रुपया भी हमारा नहीं लग रहा, हमारी मेहनत लग रही है। हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, मेहनत लग रही है, इसके ऊपर हमारा 1 रुपया भी नहीं लग रहा। उसके बाद आ जाता है गूगल स्टैक। बेसिकली ये नया नाम दिया हुआ है कि मतलब आपको इंटरनेट पे मिलेगा जी, गूगल स्टैक कर लें तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, गूगल स्टैक कर लें तो ये हो जाएगा, गूगल स्टैक कर लें तो वो हो जाएगा। ये बेसिकली एक नया नाम आया। ये वही फाउंडेशन लिंक्स है जो हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके करते हैं, ये जस्ट आप गूगल की सर्विसेज में करते हैं बस। क्योंकि गूगल ने अब आपको वर्ड की फाइल बनाने का ऑप्शन भी दे दिया है, एक्सेल की फाइल बनाने का ऑप्शन भी दे दिया है, साइट बनाने का ऑप्शन भी दे दिया है, फॉर्म बनाने का ऑप्शन भी दे दिया है, डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए हैं ना आपको गूगल ने। अब उनके ऊपर जो लिंक्स क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं गूगल स्टैक। अब उसको एक नया नाम मार्केट में आया हुआ है। अब आपको ये नाम नजर आएगा मार्केट में। बेसिकली ये क्या है, ये आपके फाउंडेशन लिंक्स है, ये आपके फाउंडेशन लिंक्स है, जिसमें ये देखें गूगल डॉक के ऊपर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है, वो पब्लिक हुआ हुआ है। उस पब्लिक आर्टिकल में आपने कहीं लिंक किया हुआ है किसी कंटेंट को, तो वो पब्लिक लिंक है ना, उसमें से आपको लिंक मिल रहा है। तो वो लिंक गूगल की डीए से आपको एग्जीक्यूट होकर नो फॉलो लिंक आ रहा है, तो उससे अथॉरिटी आपकी बिल्ड हो रही है। ये जैसे मैंने अब ये शीट ओपन की हुई है ना, अब इस शीट में ये लिंक खड़े हुए हैं ना, अब ये वाला जो लिंक है, ये वाला जो लिंक है, अगर ये पब्लिक हो, ये किसी जगह पे मैं पेज यही लिंक कहीं पे मैं पेस्ट कर दूं, कहीं इमेज लगा के उसके नीचे यही लिंक पेस्ट कर दूं, इस लिंक से एक लिंक मुझे आ रहा है, तो उससे मुझे भी ट्रैफिक उसकी वो आएगी ना, जूस आएगा ना लिंक का। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको ओपन ड्राइव बोलते हैं, ओपन ड्राइव में भी सेम यही काम होता है। पीडीएफ है, फोटोज हैं, गूगल की स्लाइड्स हैं, गूगल के कैलेंडर हैं, तो ये तमाम चीजें क्या बोली जाती हैं, गूगल स्टैक बोले जाते हैं, गूगल स्टैक बोले जाते हैं। इसके बाद आ जाता है पीबीएन। ये आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके लिए ये नहीं है, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके 200, 250, 300 ब्लॉग्स एक ही टाइम पे रन हो रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो फिर रेलिवेंट ब्लॉग्स बनाकर उनका एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको बुलाते हैं पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क या प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। उसमें क्या होता है, उन्हीं के पास अपनी वेबसाइट्स होती हैं, सबके डीए कुछ, किसी का 20 हुआ, किसी का 40 हुआ, किसी का 50 हुआ। अब वो सारे ब्लॉग्स तो उनके पास 200, 250 हैं। अब उन्होंने नई वेबसाइट लॉन्च की, उस पर कंटेंट डाला और अपने ही ब्लॉग्स में उसको लिंक्स दे दिए। तो क्या हुआ, 1 महीने के बाद उनका डीए कहाँ चला गया, 20+ पे चला गया और वो ब्लॉग रैंक हो गया। इसको बुलाते हैं पीबीएन। इसके बाद हारो लिंक्स होते हैं, जो मैं करता हूँ पेड, ये पेड होता है। अब आगे जितना भी ये कर रहे हैं ना आप, यहां से आगे ये पेड है, इस पे आपके डॉलर्स लगेंगे, ठीक है। हारो का मतलब होता है हायर अ रिप्रेजेंटेटिव, आई थिंक इस तरह से कुछ है हारो मीनिंग। हारो एसईओ मीनिंग करता हूँ ना, इससे हाँ, हेल्प अ रिपोर्टर आउट, कि आप किसी की वेबसाइट है ना, उसका कोई एक रिपोर्टर है, जैसे बीबीसी है, सीएनएन है, या छोटी वेबसाइट्स हैं, तो उनके जो उसको एडिटर हैं, मॉडरेटर हैं, जो उसके ऊपर पब्लिश कर रहे हैं, उनको आप जाके क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है, मेरी वेबसाइट भी इसी टॉपिक के ऊपर है, अगर आप मेरा एक ब्लॉग आप राइट करके अपनी वेबसाइट पर डाल दें और उसके किसी पैराग्राफ में मुझे लिंक देते हैं, तो आप उसका कितना मेरे से चार्ज करेंगे। तो 1000
मिनिमम हमने टारगेट रखा हुआ है जिस वेबसाइट पे 1000 की ट्रैफिक हो, और मैक्सिमम हमने रखा हुआ है जितनी मर्जी ट्रैफिक हो। लेकिन जब आप हारो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे या हारो लिंक्स की तरफ जाएंगे, तब आप 1 लाख से नीचे वाली वेबसाइट्स को देखेंगे, क्योंकि 1 लाख से ऊपर वाली वेबसाइट जो है, 1 लाख ट्रैफिक से ऊपर वाली वेबसाइट्स, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। वो आपसे $2000 $3000 एक लिंक का मांग लेंगे कि आप हाँ बीबीसी पे लिंक लग जाएगा, $1000 दे दें। अब $1000 का तो हमारा बजट ही नहीं है ना वेबसाइट का, तो हम वहां पे कैसे दे सकते हैं? उसके लिए iSkill ने एक टूल बनाया हुआ है जिसका नाम है एसईओलैटिक। उसमें क्या है, आप जैसे ब्लॉग जो बना रहे होते हैं बच्चे, जिनके अच्छे ब्लॉग रन हो रहे होते हैं, जिनकी ट्रैफिक अच्छी होती है, उनको हम मौका देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे पार्क कर दें। किसी को अगर लिंक चाहिए, आप अपना उसका एक लिंक की चार्जिंग अमाउंट रख दें। किसी को अगर लिंक चाहिए, ब्लॉग के अंदर आपसे लिंक लेना चाहता है, वो यहाँ पर आके ऑर्डर करेगा, आप उसका लिंक लगाएं, दरमियान में एसईओलैटिक जो है उनसे पेमेंट लेगा, आपसे पेमेंट लेगा, उनको देगा, और अश्योर करेगा कि वो लिंक बाद में रिमूव ना हो। अगर वो लिंक रिमूव होता है तो वो ब्लॉग वहां से हट जाता है और आपकी पेमेंट आपको रिफंड हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स का मसला है ना, यहाँ पे आपको अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट के ब्लॉग के अंदर से लिंक मिल रहा है। पहले हम जितने भी लिंक्स लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं? कहीं कमेंट में लगा रहे हैं, कहीं इमेज के नीचे लगा रहे हैं, कहीं पीडीएफ बनाकर लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए आर्टिकल लिखा जा रहा है जिसके अंदर लिंक लगा रहे हैं, और वो फॉलो लिंक है। फॉलो लिंक का क्या मैंने बताया था कि उससे क्या होता है कि उसकी जितनी भी डीए है, उसका जितना भी अथॉरिटी है, वो आपको पास हो जाती है, उसका जितना भी सिग्नल्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, थोड़ी महंगी है, अलग करें आप यहाँ तक पहुंचे। ये वाली जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको हाई एंड समझ लें कि आपको यहाँ से विकिपीडिया का लिंक भी मिल जाएगा, आपको यहाँ से बीबीसी का लिंक भी मिल जाएगा, और मिल जाएगा $20 $30 $50 ट्रिब्यून का लिंक मिल जाएगा, द न्यूज का लिंक मिल जाएगा। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ ना, ये जिनकी मिलियंस ऑफ मिलियंस में ट्रैफिक है। छोटी छोटी वेबसाइट्स का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जब जाना है तो $300-400 का आपके पास बजट हो, फिर आप इस वेबसाइट पे जाके आप लिंक्स डालें, ठीक है, यहाँ से लिंक्स की सर्विस लें, ठीक है। और सेकंड है एसईओलैटिक्स। इसको कॉपी, एसईओलैटिक्स, इस पे अकाउंट बनाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। इस पे अगर आप एज ए मोनेटाइजर आना चाहते हैं, आप की वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक है कि आप लिंक सेल करना चाहते हैं, $20 $30 $50 $100 तक एक वेबसाइट का एक आर्टिकल लिखने पे उसमें लिंक लगाने पे आपको मिल सकते हैं। एक आपकी एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है अपने ही ब्लॉग के ऊपर। आपका ब्लॉग रैंक होता है, उसकी इतनी ट्रैफिक बनती है कि आप क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो आप इसमें अपना ब्लॉग रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि मैं भी लिंक देना चाहता हूँ। पहले तो आप लिंक लेंगे ना, तो ये तमाम लिंक्स क्या कहलाते हैं? इन लिंक्स को बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? गेस्ट पोस्टिंग, और एक और नाम होता है इसका, दो नाम है, अब दूसरा नाम जेन सिंह है, नीच एडिट। इन दो चीजों को क्या बोलते हैं? गेस्ट पोस्टिंग एंड नीच एडिट। गेस्ट पोस्टिंग में क्या हो रहा होता है? एक न्यू ब्लॉग लिखा जाता है आपके लिए, जिसका पेज अथॉरिटी 0 होगी। उसको क्या नाम है इसका, वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी की वो तो मिलेगी,
यूज तो मिलेगा लेकिन उसकी पेज की अथॉरिटी 0 होगी। ठीक है, नीचे एडिट पे क्या होता है कि पहले से लिखा हुआ ब्लॉग होता है, ओल्ड ब्लॉग होता है, पहले से लिखी हुई पोस्ट होती है, उसकी ट्रैफिक भी होती है पेज के ऊपर और उसकी पेज अथॉरिटी भी अच्छी होती है, अप टू 10, 20, 30 जितने भी उसके मुताबिक फिर उसकी लिंक लगाने की एक कॉस्ट होती है। ठीक है, एक होता है इसमें गेस्ट पोस्टिंग जिसमें न्यू ब्लॉग होता है, उस पे ट्रैफिक आएगी नहीं आएगी वो अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट होता है। सेकंड होती है नीचे एडिट। नीचे एडिट में क्या होता है, ऑलरेडी रैंक ब्लॉग होता है, इसके ऊपर सर्टेन ट्रैफिक आ रही होती है, उसके किसी पैराग्राफ से आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है, एज ए रेफरेंस। अब वो लिंक गूगल के लिए बहुत अच्छा लिंक होता है। अब डायरेक्ट अगर हम फॉलो लिंक ले लेते हैं, डायरेक्ट हम इस टेक्नोलॉजी में घुसते हैं और यहाँ से लिंक ले लेते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है कि सारे फॉलो लिंक्स आ रहे हैं। गूगल कहेगा ये क्या, ये तो पैसे लगा के रैंक करना चाहता है। अब गूगल ने खुद भी तो कमाना है, उसने अपनी एड्स भी तो दिखानी है, तो वो उसको डाउन कर देगा। तो हमने क्या करना है, डाइवर्सिटी डालनी है, मिक्सचर बनाना है फॉलो और अनफॉलो का। यहाँ से आपने जितने भी ये इस हारो टेक्नोलॉजी से या क्या नाम है इसका नीचे एडिट और गेस्ट पोस्टिंग से जितने भी लिंक्स लेने हैं, ये तब लेने हैं जब आपने जो मैंने पीछे समझाया है वो तमाम लिंक्स बना लेंगे। मिनिमम ये बनते हैं आपके, मैं भी आपको गिन के बता देता हूँ, 10, 11, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ से आपको 10 एक 15 लिंक्स बन गए 60 और यहाँ से आप 10 भी सोशल मीडिया बना लें तो 70 लिंक्स बन गए। अब इस 70 लिंक्स के यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ से सिर्फ क्या ले लें, 70 लिंक्स के यहाँ पे यहाँ से सिर्फ 7 लिंक ले लें, 5 लिंक ले लें, तो वो आपकी वेबसाइट को बूस्ट अप कर देंगे, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को ज्यादा कर देंगे, क्योंकि आपके रैंक डिफरेंट कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाएंगे। मेन कीवर्ड के साथ साथ रेलिवेंट कीवर्ड जितने भी हैं वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपकी ऑफ पेज। अब आ जाते हैं, एक हम स्ट्रेटेजी दे रहे हैं आपको ईबीएच की तरफ से, जो बेसिकली मेरी अपनी है, उसका मैंने नाम अब रख दिया ईबीएच। यहां से हम आपको एक नई चीज दे रहे हैं कि आप इस पे अगर आप काम करें, इनको करने के बाद, यहां तक करने के बाद, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है और ये काम आप नहीं करना चाहते, नीचे वाला जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ, तो फिर आप क्या करें, आप इस पे काम करें। ठीक है, इस पे काम करें, इसको बोलते हैं इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं नार्डला लिंक्स। हम इसको नार्डला लिंक्स भी बोलते हैं। 2014 में हमारे एक दोस्त हैं जिनका आप टूल यूज करते हैं, जिसका नाम है ये जो अभी आप ये टूल यूज करते हैं ना सैमरेशर वगैरह के लिए, क्या नाम, रैंक टूल्स। रैंक टूल्स जो आप यूज करते हैं, शुएब भाई उनका नाम है। वो 2014 में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि तनवीर भाई ने दुबई जाना था तो कराची में रुके हुए थे, तो उन्होंने कहा यार मेरी वेबसाइट जो है ना वो एक सर्टेन टाइप तक आती है, उसके बाद वापस डाउन हो जाती है, ऊपर नहीं जाती। तो तनवीर भाई ने कहा कागज पेन दे, तो वहां पे बैठ के उन्होंने ये एक तरीका समझाया उनको। उन्होंने कहा कि ये वाली तरीका इस्तेमाल करो और फिर मुझे बताना क्या बना। अब 2-3 महीने 4 महीने के बाद उन्होंने ना फेसबुक पे पोस्ट किया कि नार्डला स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ा काम करती है, नार्डला के लिंक्स जो है वो बड़ा काम करता है। ये 2014 की बात है, तब से इसका नाम रख दिया गया है नार्डला लिंक्स। ठीक है, आपको मार्केट में नार्डला लिंक्स की बात नजर आए, हाई डीए वेबसाइट्स की बात नजर आए, टॉप डीए वेबसाइट्स की बात नजर आए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ईबीएच भी कह सकते हैं, नार्डला लिंक्स भी कह सकते हैं, कोई भी उसको नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई डीए लिंक्स फॉलो वाले लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जितनी भी टॉप की 500 वेबसाइट्स हैं,
सबके क्या होंगे, डिस्कशन बोर्ड्स होंगे। क्या होंगे, डिस्कशन बोर्ड्स होंगे। अब ये टॉप 500 वेबसाइट्स कहां से पता लगेंगी, कौन सी, सैमरस से पता लग जाएंगी, मोज से पता लग जाएंगी, एचआरएफ से पता लग जाएंगी, ठीक है, और सिमिलर वेब से पता लग जाएंगी। इन तमाम वेबसाइट से आपको टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 2000 वेबसाइट्स मिल जाए। जितनी मैक्सिमम आपको मिल सके उनको आप निकालें, और उनमें जिनकी मैक्सिमम ट्रैफिक है उनके डिस्कशन बोर्ड्स को खोलना शुरू करें। अब ये होगा कैसे, अब हम यहां पर आए, यहां पे हमने लिखा मोस्ट टॉप 500 या टॉप 50 या टॉप, ये हमारे सामने एक लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में पहले नंबर पे क्या है, blogger.com पहले नंबर पर है ना। अब इस blogger.com का डिस्कशन बोर्ड खोलना है, स्पोर्ट टाइप जो ऑप्शन होता है, या इसका जो इसको हम क्या बोलते हैं, पहले इसका नाम होता था कम्युनिटी, तो इसका नाम वो और है, पहले इसको कहते थे फोरम्स। इसके स्पोर्ट फोरम्स को हमने खोलना है, गूगल का स्पोर्ट फोरम खोलना है। उससे जो लिंक मिलेगा वो लिंक की रेफरेंस डोमेन क्या हो जाएगी, google.com। क्या आपको लिंक कहां से मिला हुआ है, google.com से मिला हुआ है। उसकी अथॉरिटी क्या होनी है, गूगल को जब ये नजर आए कि मुझे google.com से लिंक मिला हुआ है तो मेरी अथॉरिटी बढ़ेगी ना, कि भाई गूगल ने भी इसको रेफर किया हुआ है, गूगल पे किसी यूजर ने इस बंदे को रेफर किया हुआ है। तो इसके लिए हमें इसके डिस्कशन बोर्ड्स को ओपन करना है, इसकी फोरम्स जो है, स्पोर्ट फोरम जो है उनको ओपन करना है। डिफरेंट आईडीज 10, 15, 20 आईडीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उनसे मिक्सअप करके आपने ये काम करना है। अच्छा, अब हम यहां लिखते हैं कि एक वेबसाइट है ब्लॉगर, इसका मुझे डिस्कशन बोर्ड या सपोर्ट का कोई ऑप्शन इसका है तो बताओ। तो ये देखो मेरे सामने एक वेबसाइट आ गई जिसका नाम है sport.google और उसका आगे है ब्लॉग। अब इसमें नीचे देखें कि ये तमाम आ रहा है, और यहाँ पे देखें पोस्ट टू हेल्प अ कम्युनिटी आ रहा है, इसमें हम चले गए। अब यहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम्स लिखे हुए आ रहे हैं, ये देखें एरर मैसेज के प्रॉब्लम आ गए, एक्सेस टू माय ब्लॉग का मैसेज आ गया, कस्टम डोमेन का आ गया, ये तमाम क्या आ रहे हैं, इनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम किसी प्रॉब्लम को ओपन करते हैं, इसने कहा जी ये मेरा प्रॉब्लम है, इस तरह से ये प्रॉब्लम होता है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका प्रॉब्लम उठाना है, चैट जीपीटी को देना है, कहना है इसका सोल्यूशन बताओ, उसने आपको एक सोल्यूशन दे देना है। वो सोल्यूशन उठाया और नीचे पब्लिश कर दिया, बस आपने 3 दफा 4 दफा यही काम कर दिया। आपका जो ब्लॉग, आपका जो वो अकाउंट है वो न्यूबी वाले फ्लैग से निकल गया कि आप उसके सपोर्ट मेंबर बन गए, लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये मैं एक में बता रहा हूं, आप सब कम्युनिटीज पे ऐसे करेंगे। जब आपने 3, 4, 5 दफा लोगों के सॉल्यूशंस दे दिए और किसी पे आपको अपवोर्ड मिल गया, किसी पे आपको मिल गया बिल्कुल सॉल्यूशन वर्क करता है, तो फिर आपने फिर वापस आना है। 4 दफा तो आपने कर दिया, 5वीं दफा आपने क्या करना है, सॉल्यूशन तो दे दिया, जो आपको चैट जीपीटी ने सॉल्यूशन लिख के दिया वो सॉल्यूशन आपने वहां पे पब्लिश कर दिया। फिर आपने नीचे लिखा इसी सॉल्यूशन से मैंने इस वेबसाइट को ठीक किया है, और जो वेबसाइट कौन सी थी, आपकी अपनी। तो आपको लिंक कहां से मिला, गूगल से लिंक मिल गया। आया अंडरस्टैंड हुई बात। इसी तरह से आप किसी और वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे कोडिंग का काम हो रहा होता है, या आप इस तरह से कोई और काम हो रहा होता है, तो आपने क्या करना है, वहां पे कोडिंग का जो मसला है, जो उसने लिखा कि ये मेरी कोडिंग है, ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, कॉपी किया, चैट जीपीटी को दिया, उसको कहा कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन बताओ, उसने वो पॉसिबल सॉल्यूशन दिया, वो पब्लिश कर दिया, और नीचे लिख दिया कि सेम प्रॉब्लम इस ब्लॉग पे भी आ रहा था, देखो अब बिल्कुल ठीक है। वहां से आपको आईडिया का लिंक मिल गया। लिस्ट आपको कहां से मिल गई, यहां से मिल गई, और तरीका आपको लिंक लेने का मैंने समझा दिया। मैक्सिमम कोशिश करनी है लिंक लेने की। अब जैसे अडोप पर है ना, अडोप पे आए, ये देखिए हमने अडोप की वेबसाइट को ओपन किया।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा? अब यहाँ पे लिखते हैं अडोब स्पोर्ट कम्युनिटी। अब ये देखिए हेल्प एक्स और अडोब का ये तमाम आ गया। अब ये देखें नीचे पॉपुलर टॉपिक्स आ गए। अब उसके नीचे देखें तो यहाँ पे हमें कम्युनिटी नजर आएगी। यहाँ पे देखें और नीचे आते हैं तो हमें लर्न एंड सपोर्ट, और यहाँ पे अगर हम नीचे आए, लोगों ने जो मैसेज किए हुए होते हैं वो ये देखें कम्युनिटी फोरम यहाँ पे मिल गया हमें। ये कम्युनिटी का हमें फोरम मिल गया, ये community.adobe.com आ गई। अब इसमें देखें हमें फर्ज करें हमें देखते हैं कि यहाँ पे पॉपुलर ये है। अब इस पे आए, ये देखें हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स नजर आ गए कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हमने किया यहाँ से कॉपी, इधर आए आप यहाँ पे हम लिख देते हैं मेटा, या हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पे, इस पे शायद लॉगिन हो। चैट जीपीटी लॉगिन कंटिन्यू मेरे ख्याल में नहीं है, है। इसको हमने दिया ये डाटा और इसको कहा इसका सोल्यूशन दे दो। अभी रिस्पॉन्स आएगा, अभी ये चल रहा है ना। अब जो भी सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी अकाउंट बनाया हुआ है नीचे आपने रिप्लाई कर देना, वही सोल्यूशन। और ये काम आपने 3 दफा 4 दफा 5 दफा 6 दफा एज ए कम्युनिटी हेल्पर ऐड कर देना। इससे क्या होगा कि जो कम्युनिटी का मॉडरेटर बैठा हुआ है, इसके मॉडरेटर भी तो होंगे, या फिर इसके ऊपर जो एआई का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे वो पकड़ता है कि न्यूबी जो है लिंक लगाने आया हुआ है, उस आप उसमें से निकल जाएंगे, आप उस रेड लाइन से निकल जाएंगे कि ये लिंक लगाने आया हुआ अकाउंट है, इसको उड़ा दो। जब आप उसमें से निकल गए तब आप आपके पास टाइम है कि आप एक लिंक वहां से ले सकते हैं, और लिंक तो एक ही लेना है आपने। उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद किसी एक और क्वेश्चन का आंसर कर दें, उससे क्या होगा आपकी अथॉरिटी बढ़ती रहेगी, आपका वो लिंक रिमूव नहीं होगा जो आपने लगाया हुआ है। और उसमें जस्ट आपने ये बताया हुआ है कि इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ से देख के और इस वेबसाइट पे ठीक किया। ये शीट इसलिए तो दी है आपको कि ये याद नहीं रखना है, शीट के अंदर लिखते जाना है। आपने ये वाला जो काम है ये करने के बाद हम आ गए गेस्ट पोस्टिंग, और गेस्ट पोस्टिंग पर आ गए थे, और हम आ गए थे नीच एडिट पर ना, जिसपे हमारे डॉलर्स लग रहे थे। वहां पे हम $200 दे दें और हमारा काम हो गया, वो हमें खुद नहीं करना, वो लोग हमारे ब्याह पे कर रहे होंगे। अब वो पैसे नहीं देने तो क्या करना है, खुद से एक शीट बना लेनी है। मुस्लिम फातिमा को बड़ा इमाम हसन कहते हैं, मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के। अब तो शहजादे हैं ना हमारे बच्चे, हाँ, और बच्चे यानी बच्ची मैके से वापस आती है तो सबसे बड़ा दुख था ये सुनाती है कि वो काम बड़ा कराते हैं, ये है ना दुखड़ा। हाँ हाँ तो है, सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है, पता नहीं क्या। तो यहां तक हमारा ऑफ पेज कंप्लीट हो गया। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। आवाज आ रही है? खत्म हो गई।
तो यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपके तकरीबन 100-150 बैकलिंक्स बन चुके होंगे और इतने काफी होते हैं एक लो डीए वाली कीवर्ड को रैंक करने के लिए इतने काफी होते हैं। ठीक है, फिर इससे आगे जब आप हाई डीए वाली या हाई कीवर्ड के ऊपर जाते हैं तो फिर आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तब आप इतना अर्न भी कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक हो क्या? इसके बाद ये कुछ चीजें मैंने लिखी हैं जो रैंकिंग फैक्टर जो होता है ना हमारा गूगल में, हमारा रैंक ऊपर आएगा या नहीं आएगा, उसके उसके जो सिग्नल्स होते हैं, जो गूगल को सिग्नल जाते हैं जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट रैंक कर रही होती है, वो कौन कौन से हैं वो मैंने कुछ लिखे हैं। 200 तक हैं ये, लेकिन ये सारे आपने करने नहीं है, करे हुए होते हैं काफी सारी चीजें। जो करने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको सिखा दी। अच्छा, उनको रखना कैसे है? कुछ चीजें होती है डोमेन में, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है ना, कुछ चीजें उसके अंदर होती हैं जिसमें डोमेन की एज होती है। अब हमारी डोमेन की एज 1 वीक होगी, 1 मंथ होगी, तो हमारा ये रैंकिंग फैक्टर सिग्नल थोड़ा सा हल्का होगा, थोड़ा सा वीक होगा गूगल के ही रैंकिंग सिग्नल को बूस्ट करने में। ठीक है, दूसरा होता है आपकी डोमेन की रजिस्ट्रेशन का लेंथ, आपके डोमेन के नाम का लेंथ। आपने रख दिया सैयद यूसुफ बुखारी .com, इतना बड़ा नाम, तो अगर यूसुफ.com होगा तो इजी टू अंडरस्टैंड है, गूगल उसको प्रेफर ज्यादा अच्छा करेगा। जो सैयद यूसुफ बुखारी इतना बड़ा नाम है उसको कम करेगा। यहाँ पे एक और चीज भी आती है, अगर आपका कीवर्ड लेंथी है तो फिर आपको डोमेन भी लेंथी लेनी, क्योंकि आपका कीवर्ड उसी तरह से सर्च होने। आपका कीवर्ड है फर्स्ट करें फूड मेन्यू इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपने ऑस्ट्रेलियन डोमेन लेनी है और उसका नाम रखना है लेटेस्ट मेन्यू, फूड मेन्यू प्राइस, ये नाम रखना है। अच्छा, कोशिश करनी है कि आपने जब भी डोमेन का नाम लेना है तो मैक्सिमम 2 वर्ड्स में हो या मैक्सिमम 3 वर्ड्स में हो, इससे ऊपर ना हो। लाइट मोड प्रो एपीके और लाइट मोड एपीके pro.com.pk, इतना बड़ा नाम ना हो, आप उसको छोटा नाम लाइट मोड एपीके, लाइट मोड प्रो, लाइट मोड प्लस, इस तरह से छोटे नाम में रखना है जिसमें आपका कीवर्ड भी आ जाए, जो आप कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं, और आपकी वेबसाइट भी प्यारी लगे, लोगों को आपके यूआरएल को अंडरस्टैंड करने में आसानी। उसके बाद डोमेन की हिस्ट्री होती है, अगर आपकी डोमेन नहीं रजिस्टर्ड हुई है तो फिर इस हिस्ट्री को देखने की जरूरत नहीं है। आपकी स्पैमिंग हिस्ट्री ओके है, 0 है, उससे आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हिस्ट्री को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट करें आपने कोई ऐसी डोमेन ली जो आपने चेक ही ना की कि वो पहले से रजिस्टर्ड थी कि नहीं थी, आपको अवेलेबल मिली, आपने परचेज कर ली और उसके ऊपर 2018 में काम हुआ था, और उसने कहीं ऐसे लिंक्स बनाए हुए थे कि जो लिंक्स गूगल की नजर में स्पैमी लिंक्स थे, तो वो आपकी वेबसाइट शुरू में ही काम फारिग हो गई। इनको चेक कैसे करते हैं? आपने डोमेन देखी अवेलेबल है, तो चेक करने के लिए हमने टूल यूज किया, उसका नाम है लीन डोमेन सर्च। ये वाली लीन डोमेन सर्च यहां पर है, यहां पे आके आपने लिखा अपना कीवर्ड, मेरा कीवर्ड था बीटेम, मैंने यहाँ कीवर्ड दिया, उसने कहा जी बीटेम.com अवेलेबल नहीं है, बीटेम.blog अवेलेबल है। सेकंड उसने कहा कि माई बिट एम भी अवेलेबल है। अब यहां से इसको कह देते हैं कि स्टार्ट में मेरा कीवर्ड रख, यहाँ पे ऑप्शन है सर्च टर्म फिल्टर, यहाँ पे है कि स्टार्ट विद टर्म, जो मैं उसको टर्म दे रहा हूँ, जो मैं उसको अपना कीवर्ड दे रहा हूँ उससे स्टार्ट लो, और एंड पे कोई वर्ड लगाने है तो लगा लो, बीटेम ऑनलाइन, बीटेम ब्लॉग, बीटेम वेब, बीटेम बुक, बीटेम नेट, बीटेम स्टोर, बीटेम नेटवर्क, बीटेम न्यूज, ये काफी सारे नाम आ रहे हैं। फर्स्ट करें आपको इसमें से ये नाम पसंद आ गया, ये नाम आपको पसंद आ गया कि ये नाम ठीक है, इसके ऊपर मैं ब्लॉग बना सकता हूँ या इसके ऊपर मैं ब्लॉग बना सकती हूँ, तो आपको ये नाम पसंद आ गया, तो क्या कहते हैं .com अवेलेबल में है। आप एक वेबसाइट है जिसपे कल मैंने कहा था आप अपना लिंक लगा लें, वो वेबसाइट थी archive.com।
archive.org। archive.org पे जाकर यूआरएल के अंदर वो वाली वेबसाइट .com में सर्च करेंगे। ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट का रिकॉर्ड रखती है। ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट का रिकॉर्ड रखती है। चेक करते हैं। ये देखिए उसने उसका जवाब दे दिए। ये देखिए यही जवाब आपने कॉपी करना है और वहां पे पेस्ट कर देना है बस। अच्छा यहाँ आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आर्काइव, इसको ओपन किया, होम पेज पे गए, यहाँ पे यूआरएल डाला और उसको चेक करें। ये अभी टूल काम नहीं कर रहा, वरना यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है। और देखते हैं यहाँ पे एनी नेटवर्क, इस जगह पर रिकॉर्ड आ जाता है। आप उसके बार्स बन जाते हैं। आप बार पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको वेबसाइट का वर्जन शो हो जाता है कि वो वेबसाइट कैसी बनी हुई थी पहले, उसका अगर डाटा हो। वरना यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है नो रिकॉर्ड फाउंड। ये अभी कोई वे बैक मशीन का एरर आया हुआ है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट जो AnyNetworks.com है, ये मैंने बगैर चेक किए ले ली थी। मुझे लगा किसने ले ली होगी ये वेबसाइट। तो जब मैंने इसके ऊपर वेबसाइट डाली और इसका डीए देखा तो इसका डीए 6 था। मैंने कहा बड़ी वेरी गुड भाई, 6 डीए वाली वेबसाइट मिल गई है। स्पैम स्कोर नहीं देखा क्योंकि इस साइड पे अगर इसको ऑफ कर देना तो यहाँ पे सिर्फ आपको डीए नजर आता है वेबसाइट का ना, मोस का। तो मैंने इस पे बच्चों से कंटेंट डलवाना शुरू कर दिया। जब हम होम पेज की तरफ गए तो हम अपनी वेबसाइट के डीए भी देखते हैं ना इस टाइम कितना है। तो जब देखा तो वो 20+ था। वो मैंने कहा जी काम हो गया। 2 महीने का मैंने वेबसाइट डाउन कर दी थी क्योंकि उस पर काम करने की जरूरत ही नहीं है। उसका स्पैम स्कोर 20+ था। मैं उसके ऊपर और लिंक्स डालूंगा वो 40+ हो जाएगा। गलती भी तो हो सकती है ना बच्चों से, गलत लिंक्स भी तो डाल सकते हैं ना स्पैमी वेबसाइट्स पर, जिससे हमारा स्पैम स्कोर बढ़ सकता है ना। तो अगर स्पैम स्कोर 20+ है और फिर मैं उस पर काम करता हूँ वो 40+ पे जाता है, तो ना उस पर हमें एड्स मिलेंगी ना उसके ऊपर, क्योंकि उसका स्पैम स्कोर बढ़ गया ना, आउट ऑफ 100 इतना हो गया ना। तो यहाँ पे आपने चेक करना है उस वेबसाइट को कि क्या वो वेबसाइट पहले रजिस्टर्ड तो नहीं थी। अगर वो पहले रजिस्टर्ड थी तो फिर आपने चेक करना है उसका मोस्ट स्पैम चेकर। ये स्पैम स्कोर यहाँ से चेक यहाँ से भी हो जाएगा और वेबसाइट चेकर से भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने डाली वेबसाइट, वेबसाइट थी ये देखें ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे डाला और इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखें इसका स्पैम स्कोर 44 पे है। यहाँ पे आपने देखना है कि अगर ओल्ड वेबसाइट है और उस पे बैक लिंक्स बने हुए हैं तो उसका स्पैम स्कोर अगर लेस देन 10 है तो आप उसको ले सकते हैं। अगर उसका स्पैम स्कोर ग्रेटर देन 10 है तो आप उसको नहीं लेंगे, कोई और नाम ढूंढेंगे। जी जी वही होगा, बाद में हमें वही करना है। फिर मैंने वही किया ना, फिर हमने कंटेंट को जाया नहीं करना ना, फिर उस कंटेंट को हमने नई डोमेन लेकर उसके ऊपर ट्रांसफर करना है, फिर उसको जाया नहीं करना। ठीक है, ये देखें इसका डीए 4 है और स्पैम स्कोर देखें 44 है। ठीक है, और ये आपको मिल रहा है, इसको बोलते हैं पता नहीं आप ओजी, यहाँ नीचे लिखा हुआ होगा आउटफ्लो समथिंग कुछ इसका है, यहाँ पे आ रहा होता है। इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तब भी आ जाता है। ऑफ पेज स्कोर 20% है। जिस आओ करने पड़ते हैं हमें लिंक्स, तो उस पर बड़ा टाइम लगता है। 6 से 8 महीने गूगल को बताना पड़ता है कि ये हमने लिंक्स नहीं लगाए, ये हमारे कंपटीटर ने गलत लिंक्स हमारे उसके ऊपर लगा दिया हमारी वेबसाइट को डाउन करने के लिए। तो वो गूगल का एक ऑप्शन होता है डिसओ का,
ये वाला, यहाँ पे आप उसको शीट देते हैं अपनी, ये डिस्क लिंक टूल है ये वाला। यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, जो सर्च कंसोल में आपने ऐड की ना अपनी वेबसाइट, उस वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं। वो फिर आपसे एक अपलोड की फाइल मांगता है कि कहाँ कहाँ पे आपके लिंक्स लगे हुए हैं जिनको आप चाहते हैं कि रिमूव कर दूं मैं, आप उनको मैं आपके स्पैम स्कोर में ना देखूं। तो वो फिर यहाँ पे आप उनको शीट भेजते हैं गूगल को, गूगल फिर उनको रिमूव कर देते। तो ये आगे जाकर होगा जब आपका कंपटीटर इस तरह का हो, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, जो खुद रैंक नहीं हो सकता तो आपको डी रैंक करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट के लिंक अडल्ट वेबसाइट्स पे लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि उनका स्पैम स्कोर तो ज्यादा होता है। तो उसकी जो लिंक जूस आपको मिलेगा उससे आपका स्पैम स्कोर बढ़ेगा। तो फिर इस वेबसाइट पे जाके आप उन लिंक्स को गूगल को समझा दोगे। अभी तो गूगल इतना एडवांस हो गया है तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये वाले जो स्पैम स्कोर, ये वाले जो लिंक्स आ रहे हैं, ये गलत बना रहा है कोई, तो इनको रिमूव खुद से वो कर देते हैं। जिनको वो नहीं करता उनको फिर आप खुद से उनको बता देते हैं कि इनको भी रिमूव कर। तो डोमेन अथॉरिटी को हमने वहां पे देख लिया। अच्छा, अब पार्क डोमेन कितनी है, जहां से आप जिस होस्टिंग से सर्वर जिससे आप होस्टिंग ले रहे हैं उस सर्वर पे कोई ज्यादा वेबसाइट्स तो नहीं है, उनमें से किसी को हिट लगी तो उसका आप पर भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इस वजह से मैं अपना सर्वर बनाता हूँ। मैं ना होस्टिंगर से लेता हूँ ना किसी दूसरी वेबसाइट से लेता हूँ। अगर वॉशरूम बोलूँ, अच्छा जी, हम थे पार्क डोमेन पे ना। तो अगर आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है, फर्स्ट करें नेम शिप पर आपने बनाया हुआ है, स्पेसशिप पर या किसी भी name.com पर जहां से आप डोमेन लेते हैं, उस एक अकाउंट से आपने 5 डोमेन्स ली हुई हैं। अब उस 5 डोमेन में से किसी एक डोमेन को उस 5 डोमेन में से किसी एक डोमेन के ऊपर क्या हुआ, प्लेंटी लगी, गूगल ने उसको डी रैंक किया। कोई आपसे गलती हुई, कोई आपने कोई गलत लिंक्स ऐड कर दिए जिसकी वजह से आपको प्लेंटी लगी और आपकी वो वेबसाइट क्या हो गई, डी रैंक हो गई। तो उस पैनल के अंदर और जितनी भी वेबसाइट्स थी वो भी इफेक्ट होगी, चाहे ज्यादा ना हो उस तक ना हो जितना वो हुई है, लेकिन कुछ उनके ऊपर भी इफेक्ट हो। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप जिस डोमेन के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए एक अलग से जीमेल बनाएं, उसी से उसका डोमेन पैनल बनाएं, उसी से उसका होस्टिंग पैनल बनाएं, उसी से उसके बाकी तमाम मामलात देखें। एक ही पैनल के अंदर 5, 7, 10 डोमेन्स को ना रखें। आगे जाके आपने इतनी ज्यादा डोमेन्स तो बनानी है, मतलब एक डोमेन अभी आप काम शुरू करेंगे, 2 महीने बाद काम खत्म, ट्रैफिक आ रही है, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो ट्रैफिक आ रही है उससे जो आप काम कर रहे हैं तो उससे एक और नया ब्लॉग खड़ा करेंगे, उसके बाद एक और नया ब्लॉग खड़ा करेंगे। आपके पास 8-10 ब्लॉग जब बन जाएंगे तो आपके पास $1000-2000 पर मंथ आ रहा हो। आपने जस्ट टीम बिठानी है जो उसके ऊपर अपडेट कर रही है, एक टीम बिठानी है जिसने ऑफ पेज को देखते रहना है, बस फिर आप फ्री हो जाएंगे। आपका वो एक किचन इनकम स्टार्ट हो जाएगी वहां से। ठीक है, तो आपने अलग से अपनी एक जीमेल बनानी है, उस जीमेल से आपने डोमेन लेनी है, उसी जीमेल से होस्टिंग लेनी, वो आपके रैंकिंग फैक्टर पे असर नहीं करेगी दूसरी डोमेन। EDMD डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन। अभी यहाँ पे एक बच्चा है जो मेरे साथ आगे काम करेगा, वो मेरे साथ चैट में है। मैं एक उसको 3 डोमेन्स मैंने दी हुई है, उनमें से कोई एक वो सिलेक्ट कर लेगी। उनका एक क्वेश्चन था कि आपने एक वेबसाइट को .com में क्यों नहीं लिया, आपने उसको किसी और एक्सटेंशन में क्यों लिया, क्योंकि वो कीवर्ड जो है उस कीवर्ड में वो वाला जो जगह है, वो जो डॉट के आगे वाली ऑप्शन है वो मेरे कीवर्ड से मैच करती है।
तो मुझे .com में जाने की जरूरत ही नहीं है उस टॉपिक कि वो कीवर्ड ही इस तरह से सर्च हो। तो मैं अगर उस कीवर्ड पे एक्सटेंशन भी उसी तरह की ले लूं तो मेरी जल्दी रैंक होगी। फर्ज करें कोई चीज ऑनलाइन देखनी है किसी ने, तो अगर मैं .ऑनलाइन ले लूंगा तो गूगल उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा .com से। ठीक है, किसी ने कोई चीज डाउनलोड करनी है और मैं एक्सटेंशन में ले लेता हूँ abc.download, तो डाउनलोड वाली ज्यादा प्रेफरेंस में आएगी गूगल की सर्च हिस्ट्री में। ठीक है, और सेकंड जो होता है कंट्री स्पेसिफिक TDL। फर्स्ट करें आप कर रहे हैं अफ्रीका पे काम, तो आपको .co.za लेनी चाहिए, आपको .com नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहां के हिसाब से .za वाली वेबसाइट ज्यादा रैंक होगी साउथ अफ्रीका में। ब्राजील में .br रैंक होगी, कनाडा में .ca रैंक होगी, यूके में .uk रैंक होगी, और इधर आप पाकिस्तान में आ जाए तो .pk जल्दी रैंक होगी। उसके बाद आपके सर्वर लोकेशन से भी सिग्नल जाता है कि इसको रैंक करना है कि नहीं करना। आपने सर्वर लिया हुआ है रशिया से और आप रैंक कर रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका और रशिया की लड़ाई है, वो क्यों उस सर्वर वाले को रैंक करने देगा? वो पहली प्रेफरेंस किसको देगा? जिसका अमेरिकन सर्वर है, जल्दी उसको पिंग मिलेगी, जल्दी वो रजिस्टर्ड होगा, जल्दी उसकी जो है सर्वर की मिलेगी, उसको पिंग मिलेगी, वो जल्दी से लोड होगी, तो वो उसको प्रेफरेंस ज्यादा देगा। तो आपने सर्वर भी उस तरह से रखना है जो जिस एरिया के लोगों के लिए आप उस ब्लॉक को बना रहे हैं। फर्स्ट करें आप इटली में कर रहे हैं काम, तो कोशिश करें इटली के नजदीक नजदीक वाले आप किसी भी डाटा सेंटर से सर्वर लें। स्पैम फ्लैग का मैंने आपको अभी बता दिया। यूआरएल स्ट्रक्चर का भी पिछले लेक्चर में हमने किया है कि 3-4 यूआरएल स्ट्रक्चर्स होते हैं, 4 यूआरएल स्ट्रक्चर्स होते हैं, www के साथ, विदाउट www, विदाउट https के, विदाउट जो है http और www के साथ 4 मैंने जो लिंक बताए हैं, वो अगर आपके सही से बने हुए हो तो भी आपका रैंकिंग बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, पब्लिक हुईज होता है, मतलब मैं किसी भी वेबसाइट को डालता हूं, जैसे ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है ई बिजनेस हब। क्या वेबसाइट है? ई बिजनेस हब .pk, यही है। अगर मैं इसका हुईज चेक करना चाहूँ, यहाँ मैं जाके ये वेबसाइट डालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका हुईज पता लगे, ये कहाँ से रजिस्टर्ड हुई है, किसने रजिस्टर्ड की है, तो यहाँ पे मुझे डाटा नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका डाटा कहाँ होगा? इसका डाटा होगा .pk वाली किसी हुईज की रजिस्ट्री पर। ठीक है, यहाँ पे हम .com वाली कोई वेबसाइट देख लें, जैसे adopt.com है। अब हम देखना चाहते हैं कि adopt.com किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसने रजिस्टर्ड किया है, कब रजिस्टर्ड किया है, उसके क्या क्राइटेरिया है। तो वहां who.is एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर हम डाटा को ऐड करते हैं, तो हमें उसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाती है कि ये फलां रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड हुई है, इसका सर्वर ये है, इसका रेफरेंस यूआरएल ये है, इसमें ये इतने इस तारीख को रजिस्टर्ड हुई थी और ये एक्सपायर कब होगी, और इसके नेम सर्वर्स कौन कौन से हैं, ये किसने रजिस्टर्ड करवाई है, कहाँ से रजिस्टर्ड हुई है, फोन नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ये तमाम डिटेल हमें यहाँ पर पता लग जाती है। ठीक है, अब इसको पब्लिक रखना है या इसको प्राइवेट रखना है। अगर आप इसको पब्लिक रखते हैं, जिससे आइडिया हो जाता है कि ये वेबसाइट फलां कंट्री से रजिस्टर्ड हुई है और आप उसी कंट्री में उसको रैंक करना चाहते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है कि वहीं का बंदा वहीं के लिए रैंक कर रहा है, उसकी हु इज भी पब्लिक है, तो ट्रस्ट बनता है गूगल का उस वेबसाइट के ऊपर कि इस बंदे ने कोई चीज छुपाई हुई नहीं है, वरना $1 देकर हम इस चीज को छुपा भी सकते हैं। तो इसको छुपाना नहीं चाहिए, प्राइवेट हुईज नहीं करना। ये जो आपको हुईज नजर आ रहा है, जिसमें बंदे का नाम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी सब चीजें आ रही, इसको छुपाने के लिए, इसको प्राइवेट करने के लिए जस्ट $1 दें तो ये चीज प्राइवेट हो जाती है पूरी दुनिया के लिए। अब ये प्राइवेट हो जाती है तो हमारा ट्रस्ट कम होता है गूगल के साथ, दुनिया के साथ, कि ये चीजें क्यों छुपा रहे हैं। तो जब वो चीजें छुपाते हैं, हम छुपा तो रहे होते हैं अपने कंपटीटर से,
लेकिन हमारी रैंकिंग भी उससे इफेक्ट हो रही होती है, हमारी जो रैंकिंग है वो भी उससे इफेक्ट हो रही होती है। तो हमें इसको नहीं छुपाना चाहिए। ये $1 देके ये छुप जाता है। अब आ जाते हैं साइट लेवल पे, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सिग्नल जाते हैं, इसको रैंक करें या ना करें। सबसे पहला होता है साइट की स्पीड। अगर आपकी साइट की स्पीड लो है तो ये बैड सिग्नल है, इससे आपकी साइट डी रैंक होगी। आपकी साइट मोबाइल के साथ फ्रेंडली नहीं है, ये भी बैड सिग्नल है, वेबसाइट डाउन हो। तो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, स्पीड तेज होनी चाहिए, HTTPS लगा हुआ होना चाहिए, साइट की सिक्योरिटी HTTPS वाली होनी चाहिए, साइट का आर्किटेक्चर वो 4 URL जो है सारे वर्किंग में होने चाहिए। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने फुटर में जाके डाला कि ये भी 3 आर्टिकल हैं, इनको भी पढ़। इंटरनल लिंकिंग का भी एक मैकेनिज्म है कि आप उसके बारे में भी कुछ लिख दें, चाहे 2 लाइनें लिख दें, अपने कंटेंट के अंदर रेलिवेंट कर देना उसको। शाहिद अफरीदी के ऊपर आपने लिख दिया एक ब्लॉग जिसके अंदर बताया कि उसकी नेटवर्थ इतनी है। अब उसके हेयर स्टाइल के ऊपर आपने एक अलग से पोस्ट बनाई हुई है, अब वो इंटरनल लिंकिंग होगी ना। अब आप नीचे लिख देंगे यू कैन आल्सो रीड शाहिद अफरीदी हेयर स्टाइल, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो अगर आप उसमें लिख दें, उसके फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में शाहिद अफरीदी ने 3-4 हेयर स्टाइल चेंज किए थे, उनके ऊपर भी हमने एक ब्लॉग बनाया हुआ है और उस ब्लॉग का लिंक किया है, तो ये उसके अंदर कंटेंट के अंदर आपने उसको इंटरनल लिंकिंग दे दी अपनी वेबसाइट। जी, एंकर की बात कर, वो आप हर बच्चा नीचे फुटर में 3 डाल देता है, जी मेरा काम हो गया, मैंने गूगल को समझा दिया कि इंटरनल लिंकिंग हो गई है। वो हो तो गई है, वो अच्छी बात है, बिल्कुल गूगल के हिसाब से वो प्लस पॉइंट है, लेकिन आप उसको एक अच्छे वे के साथ, वैल्यू एडिड के साथ उसको अगर आप लिंक करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट बनता है, रैंकिंग उससे और ज्यादा अच्छी होती है। इनरेलीवेंट नहीं रहता ना। अगर फर्ज करें आपने शाहिद अफरीदी के ऊपर लिखा और उसकी बेटी के ऊपर भी लिखा या उसके दामाद के ऊपर भी आपने नेटवर्क के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो तो रेलिवेंट है ना। अब उसको कैसे ऐड करेंगे नीचे फुटर में? नहीं करना ना। उसके लिए आप एक पैराग्राफ लिखते हैं कि शाहिद अफरीदी का दामाद फला है, उसका नाम शाहीन अफरीदी है और शाहीन अफरीदी की भी एक नेटवर्थ है जो मेरी वेबसाइट की फला जगह पे पड़ी हुई है, और उस नेटवर्थ को, शाहीन अफरीदी नेटवर्थ को आप इंटरनल लिंकिंग करें कंटेंट के अंदर। जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट के अंदर हो रही है ना, तो आप उसको इंटरनली बता रहे हैं ना कि अगर आप शाहिद अफरीदी को पढ़ने आए हैं और शाहिद अफरीदी को पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर लें। वो फुटर में जाके उसको समझाने की क्या जरूरत है कि फुटर में आप डाल दें शाहिद अफरीदी के बाद शाहीन अफरीदी भी है, उसको भी देख लो। और आपने डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डाल, एक कंटेंट आपने अगर डाल दिया, फर्ज करें आपने जॉब के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स डाल दिए, अब दोबारा आप कहें कि उसको कराची में जॉब्स के ऊपर ये हैं, आर्मी की जॉब्स के ऊपर ये है, फलाने की जॉब्स के ऊपर ये हैं, तो बेसिकली आपने उस कंटेंट को तो कवर कर लिया है ना। अगर उसकी ट्रैफिक आर्मी की अलहदा से 200 प्लस ट्रैफिक है, बताया था आपको, फिर आप उसके ऊपर ब्लॉग लिखेंगे। अगर उसकी इतनी ट्रैफिक नहीं है तो आपको उसी के अंदर रखना है, उसको डुप्लीकेट नहीं करना। XML का अपना साइड मैप बनाना है जो आपको आपका रैंक मैथ क्रिएट करके दे देता है। report.txt की फाइल बनानी है जो रैंक मैथ क्रिएट करके दे देता है। स्ट्रक्चर डाटा बनाना है जो आपको रैंक मैथ क्रिएट करके दे देता है। सोशल सिग्नल्स बनाने हैं जो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपने, जी ये भी रैंक मैथ कर देता। इसके पेड टूल्स हैं लेकिन वो रोबोटिक हो जाता है काम। जब रोबोटिक होता है तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, वो मेथड बन जाता है जिसको गूगल पकड़ लेता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पेज लेवल के ऊपर। जब भी हम कोई भी पेज बना रहे हैं या कोई भी पोस्ट बना रहे हैं, उसका हम एक यूआरएल बना रहे हैं
कि फर्ज करें हमारी वेबसाइट का नाम .com/abcdefgh और इतना बड़ा हमने उसका लिख दिया, हाउ टू डाउनलोड फला फला फला, और आगे पूरा कोई हमने 150 वर्ड्स का उसका टाइटल अपना स्ट्रक्चर बना दिया यूआरएल का। वो वैसा नहीं बना, वो भी रैग मैथ के अंदर एडिट के अंदर ऑप्शन होती है, पेज के अंदर भी अपने ऑप्शन होती है। ये वाला जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला, इसको कम से कम रखना है। इसको, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसको कम से कम रखना है। कम से कम कितना रखा जा सकता है? जो आपका मेन कीवर्ड है वही आपका यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि यूआरएल स्ट्रक्चर में मेन कीवर्ड भी आ गया, टाइटल में मेन कीवर्ड भी आ गया, कंटेंट के पैराग्राफ फर्स्ट में मेन कीवर्ड भी आ गया, तो आपका रैंकिंग सिग्नल पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ पे आपने वो मेन कीवर्ड भी डाला और उसके आगे पीछे जो डाला हुआ है आपने 75 कैरेक्टर्स किए हैं ना आपने गूगल को दिखाने के लिए, या 70 कैरेक्टर्स किए हैं गूगल को दिखाने के लिए, वही आपने कहाँ डाल दिए? यूआरएल स्ट्रक्चर में डाल दिया, तो यूआरएल बड़ा हो जाएगा। यूआरएल बड़ा आपकी रैंकिंग फैक्टर को इंपैक्ट करता है, उसको डाउन करता है। तो आपका जो मेन कीवर्ड है उसी को आप अपने यूआरएल स्ट्रक्चर में रखें, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया, 1% डेंसिटी के साथ आपने ऑप्टिमाइज करना है कि 100 में एक दफा आना चाहिए कीवर्ड, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। उसके बाद हेडिंग टैग जो है H1, H2 और H3 तक मैक्सिमम जाएं। इमेज को ऑप्टिमाइज करें, वो cloudconvert.com से, cloudconvert.com पे आप वेबसाइट को डालें और अपनी इमेज को डालें और वेब पे कन्वर्ट करें, वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। वीडियो कंटेंट को ऐड करें, वीडियो अगर उसके ऊपर जरूरी है, बनी हुई है, इंटरनेट पे मौजूद है, आप उसको एज ए रेफरेंस यूज करें। वो डिलीट हो गई होगी ना जहां से आप यूज कर रहे हैं, जिसकी यूज कर रहे हैं उसने इम्बेड की ऑप्शन ऑफ की हुई हो। हाँ, परफॉर्मेंस तो खराब होती है उससे। हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जरूरत नहीं है ना उसकी अभी। अभी तो हमने रैंक करना है ना अपने आप को। अच्छा, यूजर इंगेजमेंट के मैट्रिक्स लगाए, मतलब के लाइक्स का बटन लगा दें, शेयर का बटन लगा दें कि इसको शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, इसको शेयर कर दें फला पे। उसके लिए एक टूल है, एक प्लगइन है, उसको बोलते हैं ऐड दिस, मेरे ख्याल में ऐड दिस वर्डप्रेस को लिखता हूँ, वर्डप्रेस प्लगइन। ये आपकी पोस्ट के टॉप पर और फुटर में खुद से बटन लगा देता है कि आप इसको शेयर करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो क्लिक करें, शेयर कर लें। इसके स्क्रीनशॉट्स में मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। ये इस तरह से यहाँ, ये देखें, यहाँ पे लगा हुआ भी है। ये देखिए, इस तरह से साइट पर बटन आ रहे होते हैं। ये हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे शेयर का बटन नजर आता है कि इसको आप शेयर करना चाहते हैं। ये देखें, व्यू आ रहा है इसका, ये लाइक आ रहा है, ये देखें, ये इसको शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन। तो ये ऐड हो तो रैंकिंग और भी अच्छी हो जाती है। बाउंस रेट को कंट्रोल करना है, ये आपको मैंने समझाया है कि आपको उसको कंटेंट पहले ही दे दें अबव द फोल्ड, फिर बटन से उसको घुमाते रहें, थोड़ा सा टाइम उसको वेबसाइट पर गुजारने दें, तो उससे आपका बाउंस रेट कंट्रोल हो जाएगा। टाइम ऑन पेज को किस तरह से कवर करना है, ये भी आपको समझाया हुआ है। इन चीजों से रैंकिंग बढ़ती है। क्लिक थ्रू रेट, CTR, मैंने अभी आपको समझाया कि टॉप पर आने के बाद अगर उस पर क्लिक नहीं हो रहा तो आपके हेडिंग में, आपके टाइटल में कोई मसला है। आप अपने कंपटीटर के टाइटल्स को देखें, उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है, क्यों उस पर क्लिक हो रहा है, आप पे क्यों क्लिक नहीं हो रहा, कौन सा ऐसा वर्ड उन्होंने ऐसा लिखा है कि उस पर क्लिक ज्यादा हो रहा है। फिक्स्ड, अपडेटेड, लेटेस्ट, इस तरह के वर्ड यूज किए हुए होंगे उन्होंने। ये हुक्स होते हैं, इन पे क्लिक्स होते हैं कि अच्छा, इस वेबसाइट ने फिक्स किया हुआ है इस काम को, तो सोल्यूशन है उसका, फिक्स सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। कोई वेबसाइट है, उसके लेटेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, न्यू वर्जन यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह के उन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड्स को लिखा हुआ होता है जिनसे CTR बढ़ता है। तो से शेयर का भी आपको बताया है। उसके बाद आपके बैक लिंकिंग के जो फैक्टर्स हैं जिनसे रैंक होता है, नंबर ऑफ बैक लिंक्स,
क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बनेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि इस बैकलिंक की क्या क्वालिटी है? वो 4 चीजें जो हमने बताई हैं आपको, कि उसको रेलिवेंट रखना है, उस पेज की अथॉरिटी को देखना है, उस पेज को देखना है कि वो आपके टॉपिक के साथ, आपकी निच के साथ रेलिवेंट है कि नहीं है, फिर उसकी ट्रैफिक को देखना है, फिर उस पेज से कितनी वेबसाइट्स को लिंक जा रहा है, ओबीएल स्कोर कितना है, लेस देन 50 है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, वहां पे अगर आप लिंक लेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग साइट्स, जहां से आप लिंक ले रहे हैं उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। अब मैंने जितनी भी आपको वेबसाइट्स दी हैं वो अबव 90+ वाली ही हैं, तो वरना इस तरह की वेबसाइट्स पे भी लिंक्स लग जाते हैं जिनकी लेस देन 10 लेस देन 5 की डोमेन अथॉरिटी होती है, तो उस लिंक का आपको फायदा नहीं नुकसान हो रहा होता है, उसको फायदा हो रहा होता है कि आप जितनी भी बैक लिंकिंग करके अपनी अथॉरिटी बनाएंगे वो सारी उसको पास आउट करें उस वेबसाइट को जहां से आपने लिंक लिया हो। अच्छा, एंकर टेक्स्ट को भी आप डाइवर्सिफाई करेंगे, मतलब आप डिफरेंट एंकर टेक्स्ट के साथ अपने लिंक्स को लगाएंगे, फॉलो और नो फॉलो लिंक्स को आप मिक्सअप बनाकर अपने लिंक्स को बनाएंगे, ये तमाम चीजें आपको बनाई हैं। बैकलिंक प्रोफाइल की डाइवर्सिटी कितनी रखनी है वो भी आपको समझा दिया है। प्लेंटी की हिस्ट्री देखनी है, पहले लोगों को प्लेंटी क्यों पड़ती रही है, इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर ब्लॉग मौजूद होते हैं कि आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट पे डाटा नहीं डालना क्योंकि उससे प्लेंटी लगी है, फला वेबसाइट पे वेब 2.0 के पेजेस नहीं बनाने, वो कोई अथॉरिटी नहीं देते आपको। तो ये आपको इंटरनेट से इस तरह की न्यूज मिल जाती है। इस तरह की अगर आप 2-4 ब्लॉग्स या लाइव जर्नल को या आप किसी भी यूट्यूबर को जैसे अमित तिवारी टाइप हैं, इनको अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इस तरह की न्यूज मिलती रहती हैं कि फलां चीज के ऊपर काम ना करें, इससे अथॉरिटी में फर्क आ रहा है, इससे चीजों में फर्क आ रहा है, या यहाँ पे काम करें इससे फायदा हो रहा है। अच्छा, अब ये आ गया यूजर यूआई के फैक्टर्स। अब यूआई के फैक्टर, यूआई क्या होता है बेसिकली, यूजर इंटरफेस और यूजर इंटरेक्शन। आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर आया, वहां से उसने क्या अचीव किया, क्या वो वहीं से भाग गया कि नहीं भाग गया, उससे क्लिक थ्रू रेशो, बाउंस रेट, टाइम ऑन पेज, स्क्रॉल डेप्थ, भाई वो कितना नीचे तक आया, 20% आया, 10% आया, 5% आया, 40% आया, भाई कहां तक उसने पढ़ा और वो फिर भाग गया, तो वो स्क्रॉल डेप्थ होती है। मोबाइल के साथ ओके है कि नहीं है, यूजर आया उसको वो चीज मिली कि नहीं मिली, तो ये चीजें आपके रैंकिंग फैक्टर को, रैंकिंग को बढ़ाती और कम करती। अब ये कुछ और है, ब्रांड मेंशन। फेसबुक पे आपने मेंशन किया अपने आप को, किसी और अकाउंट से आपने, आपके उस अकाउंट को मेंशन हुआ, उसमें आपका लिंक लगा हुआ था तो आपको मेंशन मिला, उससे आपकी वेबसाइट को पीछे अथॉरिटी मिली। आपका एक पेज बना हुआ था फेसबुक पे किसी यूजर ने आपको मेंशन किया कि वेरी गुड जी, आपकी ये जो वेबसाइट है बहुत अच्छी है, मेंशन उसने उस पेज को किया जो आपका फेसबुक पे बना हुआ था, उस पेज पे आपका लिंक लगा हुआ था, उस लिंक से आपको क्या मिला, बेनिफिट मिला। लोकल सर्च के सिग्नल्स, लोकल सर्च के सिग्नल्स क्या होते हैं जी, आपके गूगल मैप के ऊपर आपने लोकेशन ऐड कर दी, जिस एरिया में आप उसको रैंक करना चाहते हैं वहां की लोकेशन ऐड कर दी कि यहाँ पे ये चीज अवेलेबल है। स्कीमा मार्कअप, ये स्कीमा मार्कअप जो है ये आपका रैंक मैथ खुद से ऐड कर देता है, आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, यूजर के रिव्यूज, आपने इसको सोशल सिग्नल्स भी कहते हैं, गूगल मैप के रिव्यूज भी कहते हैं, गूगल मैप के ऊपर रिव्यूज लग गए हैं, सोशल सिग्नल में रिव्यू लग गए हैं, तो इन चीजों को यूजर रिव्यूज कहते हैं। आप इन रिव्यूज को कमेंट में भी देख सकते हैं, आपके ब्लॉग के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी आपके यूजर रिव्यू कहलाते हैं, तो वहां से भी आपको मिलती है। अच्छा, जियोग्राफिक टारगेटिंग, मतलब कि आपकी वेबसाइट इटली में रैंक हो रही है, क्यों हो रही है, अमेरिकी बच्ची बता रही थी कल कि कभी पाकिस्तान ऊपर आ जाता है, कभी अमेरिका ऊपर आ जाता है, कभी इंडिया ऊपर आ जाता है, तो ये क्यों हो रहा है, गूगल अंडरस्टैंड कर रहा है कि मैं इस वेबसाइट को कहां पर रैंक करूं, ये किस कंट्री के लिए, किस जियो टारगेटिंग के लिए वेबसाइट बनी हुई है, वो 3 डिफरेंट कंट्रीज के साथ उसको इंप्रेशन देकर चेक कर रहा है कि कहां के यूजर के लिए ये सही बनी हुई।
जिस कंट्री के ऊपर वो यूजर आकर और वो उसको अपनी चीज मिल जाएगी, गूगल को ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये इंडिया के लिए लिखा हुआ है। इंडियन यूजर जब भी आता है वो इतने टाइम इसके ऊपर कंज्यूम करता है। पाकिस्तानी यूजर आता है वो 15 सेकंड के बाद भाग जाता है। अमेरिकन यूजर आता है वो 20 सेकंड के बाद भाग जाता है। अब इंडियन यूजर आता है वो 3 मिनट 2 मिनट पेज पर रहता है। तो उससे सिग्नल क्या गया कि ये वेबसाइट ऐसा लिखी हुई है जो इंडियन यूजर की नीड को पूरा कर रही है। अब वो मैक्सिमम अपने इंडियन ब्राउजर या इंडियन यूजर्स को वो वेबसाइट दिखाना शुरू कर देगा। जब वो उस यूजर को दिखाना शुरू कर देगा तो आपकी वेबसाइट इंडिया में रैंक होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आप अमेरिकन के लिए कंटेंट को लिखेंगे, क्योंकि नेटिव है, नेटिव इंग्लिश में लिखते हैं, तो अगर आपने नेटिव इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है तो वहां के यूजर्स को अपील कर रहा होगा, तो वहां के यूजर का टाइम उसके ऊपर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और वो वहां पे ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अमेरिका में रैंक होना शुरू हो जाए। यूआरएल से तो टारगेट कर रहे हैं। अब हमने लिखा था, अब सेशन एसईबीटी 11 की बात है। एक बच्चे ने वेबसाइट बनाई हुई और सर हमें भेजा, मैं लेक्चर ले रहा था तो उसके अंदर ना मैंने सारों से कहा कि सारे ना वो चैट होती है ना जूम में, तो सब अपनी अपनी वेबसाइट भेजे, मैं चेक करूं कि किसकी वेबसाइट रैंक होगी कि नहीं होगी। उसने पता क्या बनाई हुई थी, आप अंदाजा लगाए, आपको हंसी आएगी। नहीं, उसने वेबसाइट बनाई हुई थी pakarmyjob.in। इंडिया में रैंक कर रहा है पाक आर्मी की जॉब को। अब वो लिखा तो उसने पाक आर्मी के ऊपर है कि पाक आर्मी को ज्वाइन करना है, पाक आर्मी का सारा कुछ लिखना है, और उसकी एक्सटेंशन क्या ली हुई है, .in। मैंने कहा ये बिल्कुल रैंक होगी, लेकिन ये किसी और वर्ड में रैंक होगी, पाकिस्तान इधर जो है हमारी अर्थ पे रैंक नहीं होगी। आप अंदाजा लगाए, इस तरह से आप नहीं ले सकते ना। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली .pk के लिए, उन पे अगर आप .us ले लेंगे तो नहीं, जब वो रैंक ही नहीं होगी, क्योंकि वो आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जी, वो आपके यूजर की इंटेंशन को देखते हुए यूजर आपकी वेबसाइट पर कैसे आ रहा है, कितना बैठ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। तो मैंने आपको उस दिन दिखाया था उसकी लोकेशन, उनके पिन पॉइंट, उनके ब्राउजर कौन कौन से हैं, उनके मोबाइल कौन कौन से हैं, उनकी रेजोल्यूशन कितनी है, कितनी देर वो बैठा, किस पेज से किस पेज पे गया, एग्जिट पेज क्या था उसका, ये तमाम डिटेल आपको मिल रही है। इससे ज्यादा डिटेल तो गूगल स्टोर कर रहा है। ये गूगल जो आपको रिपोर्ट दे रहा है, इससे तो ज्यादा वो स्टोर कर रहा है ना। उसका आईपी एड्रेस क्या था, उसका मैक एड्रेस क्या था, उसने कितना स्क्रॉल किया, हीट मैप क्या था, ये तमाम गूगल स्टोर कर रहा है, जो आपको डिस्प्ले नहीं करवाता है। जिसके ब्याह पे वो एड्स दिखा रहा होता है, जिसके ब्याह पे गूगल एड्स दिखा रहा होता है, वो अपने पास स्टोर कर रहा है ना। और कुछ चीजें वो आपको एनालिटिक में दिखा भी रहा होता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है आपका यूजर कौन से वाला यूजर ज्यादा देर आपकी वेबसाइट पे बैठता है। उसके बाद आखिरी चीज, आपको आपके एल्गोरिथम अपडेट्स जो आते रहते हैं उनके ऊपर भी नजर रखनी होती है कि अब अपडेट किस चीज की आ रही है। अपडेट आ रही है कंटेंट की, और आपने कंटेंट को तब्दील करना शुरू कर दिया, तो गूगल को सिग्नल जाएगा, भाई इसने कोई हैंकी पैंकी की हुई है कंटेंट के अंदर, इसकी वेबसाइट को तो पहले साइड पे लगाओ ना। कि मैंने अभी लिखा कि कंटेंट की अपडेट आने वाली है और इसने कंटेंट को ही छेड़ना शुरू कर दिया, तो इसने कंटेंट के अंदर कोई हेरा फेरी की हुई है, कोई एआई कंटेंट डाला हुआ है, कोई किसी का कॉपीड कंटेंट डाला हुआ है, तो इसने ये छेड़खानी क्यों शुरू कर दिया कंटेंट के अंदर, क्यों अपडेट उसके ऊपर आ रही है, तो ये उसको तब्दील क्यों कर रहे हैं। तो सिग्नल चला गया, सिग्नल गया तो वो उसको वॉच आउट में रख लेंगे। तो अपडेट्स के ऊपर भी रहना है। जो फर्ज करें आपको लो वैल्यू कंटेंट की अपडेट आई हुई है, तो आप कंटेंट को तब्दील ही ना करें, आप गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल दें कि मेरा कंटेंट तो है भी है, मैं इसको तब्दील क्यों करूं, मैंने सही लिखा हुआ है। तो जो गूगल खुद बताता है, एल्गोरिथम की जो अपडेट्स आती है ना, ये देखिए गूगल का एक ब्लॉग है, उसके ऊपर अपडेट्स आती रहती है, ये देखिए, ये देखिए, ये तमाम अपडेट्स हैं जो गूगल के ब्लॉग्स पर आती हैं। अच्छा ये देखें,
कोर अपडेट, ये यहाँ पर ये देखें, ये ऑप्शन है जिसके ऊपर अपडेट्स आ रही होती हैं। अब देखें, ये देखें रैंकिंग एक्सपीरियंस इन ऑन गोइंग इशू। अब ये 4 दिन 11 घंटे के अंदर ये अपडेट कंप्लीट हुई है। अब इस अपडेट को अगर हम खोलते हैं तो इसके अंदर है कि कोई रैंकिंग के इशू आए थे, उनको इन्होंने सॉल्व किया। उसके बाद 19 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम इस पे फिर वर्किंग कर रहे हैं। ये उनकी एल्गोरिथम अपडेट्स आती रहती हैं, गूगल इनको अपडेट को बताता रहता है कि अब मैं इस पे अपडेट दे रहा हूँ, अब मैं इस पे अपडेट दे रहा हूँ, अब मैं इस पे अपडेट दे रहा हूँ, और ये इतने दिनों में पूरी होगी। अब ये कोर अपडेट आ रही है और कह रहे हैं कि रिलीज होगी अगस्त में कोर अपडेट, और ये रोल आउट होगी, तकरीबन 1 महीना लगेगा इसको कंप्लीट होने में। अब कोर अपडेट क्या होती है? वो अपने पूरे एल्गोरिथम की कोर के अंदर अपडेट कर रहे होते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट ऊपर भी जा सकती है, हमारी वेबसाइट नीचे भी आ सकती है। अगर हमारी वेबसाइट नीचे आती है तो हमने क्या करना है, उसको अपने मेथड को तब्दील नहीं करना, अपने काम को तब्दील नहीं करना, जिससे उसको ये सिग्नल जाए कि अच्छा ये कोई गलती कर रहे थे जो इन्होंने तब्दीली कर दी है। हमने उसी को उसी तरह से स्मूथ रखना है जैसे हम अपना काम कर रहे होते, इसको इग्नोर भी नहीं करना। इसके बारे में ब्लॉग्स पढ़ लेने हैं, इसके बारे में वीडियोस देख लेनी है कि ये किस चीज के ऊपर अपडेट है, किस चीज को हमने छेड़ना है, किस चीज को हमने नहीं छेड़ना, या कोई कौन सा काम हम कर रहे हैं जिसको भी हम फुल वक्त के लिए 1 महीने के लिए रोक दें। तो उसके लिए जो मैं चैनल देखता हूँ उसका नाम है अमित तिवारी, यूट्यूब पे अमित ये। एसईओ में स्कीमा डेटा क्या है? अच्छा, अब ये मैं चैनल आप भी सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जितना भी एक पूरे महीने के अंदर हो रहा होता है उसकी एक पूरी की पूरी रोल बैक दे देते हैं कि पिछले महीने में ये चीजें तब्दील हुई या इन चीजों के ऊपर काम हुआ गूगल की। अच्छा, अब देखें अगस्त में ये कोर अपडेट आ रही है ना, ये जो अभी हमने यहाँ पे देखी, इसने कहा कि अगस्त में मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये अभी तक मेरी चल रही है, ये अगस्त की कोर अपडेट है ना। अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर उसने क्या कोर अपडेट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, क्या उसका प्रॉब्लम है। तो आप जस्ट इस वीडियो को देख लें तो आपको आइडिया ये है कहानी उस उभरते सितारे की जिसकी दुनिया 15 अगस्त 2024 को गूगल ने अगस्त 2024 ब्रॉड कोर अपडेट का रोल आउट शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस अपडेट के बारे में बात करेंगे, इस अपडेट में क्या है, क्या नहीं है, क्या खास चीजें हैं। उसके साथ ही मैं आपको एक डैशबोर्ड दूंगा जिसे आप यूज कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर ही, और आप चेक कर पाएंगे कि आपकी या किसी और वेबसाइट पर अपडेट का असर हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ इसी अपडेट का नहीं, किसी भी कोर अपडेट का, आने वाली, पहले जो हो चुकी हैं, बाद में आने वाली, अब ये यूज करके आप ब्रॉड कोर अपडेट के असर को अपनी वेबसाइट। ठीक है, तो आप इस तरह के ब्लॉग्स को भी देखा करें, इस तरह के वीडियोस को भी देखा करें, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपका ब्लॉग अच्छे से रैंक होगा। क्योंकि हमने स्पैमी बैकलिंकिंग नहीं करनी। एक होती है व्हाइट हैट एसईओ, एक होती है ग्रे हैट एसईओ, एक होती है ब्लैक हैट एसईओ। एसईओ की भी 3 किस्में हैं। तो जो आपने पढ़ा है ये व्हाइट हैट एसईओ है। इसके अंदर जो ब्लॉग है वो स्लोली ग्रेजुअली रैंक होता है, लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रैंक रहता है। एक ब्लैक हैट एसईओ होती है जो यहाँ पे आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर लें। वो हफ्ते में रैंक होगी, 1.5 महीने तक चलेगी, उसके बाद फिर सारी जिंदगी के लिए डाउन रहेगी। क्योंकि वो इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीजें बनी हुई होती हैं जिनको गूगल पकड़ लेता है और आपकी साइट को प्लेंटी आती है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि आपने जो मैंने आपको सिखाया व्हाइट हैट, उसकी तरफ ही रहना है। और यहाँ से आपको आराम से इस तरह के मैंने इसीलिए आपको एक रिकमेंड कर दिया है चैनल कि आप इसी को देखें। इतने ज्यादा आपको चैनल्स मिलेंगे। आई जी 24 घंटे के अंदर वेबसाइट इंडेक्स होगी, 8 घंटे में वेबसाइट इंडेक्स होगी। वो इंडेक्स तो होगी क्योंकि गूगल भी सॉफ्टवेयर है ना, उसमें भी कई फ्लॉज तो रह सकते हैं ना। ये उन फ्लॉज को ढूंढते हैं और उनका एक ट्रिक बना देते हैं कि आप इस ट्रिक से अपनी चीज को रैंक कर लें। अब वो ट्रिक से चीज रैंक तो हो गई,
ट्रिक से चीज टॉप पर तो आ गई। जिस दिन गूगल ने उस अपने एरर को ठीक किया, आपकी वेबसाइट डाउन। तो अगर आप जो गूगल ने गाइडलाइंस दी हुई है उनके ऊपर चलते हुए ब्लॉग को रैंक करेंगे तो आपका ब्लॉग कभी भी डी रैंक नहीं होगा, क्योंकि आपने उन ट्रिक्स को यूज करते हुए रैंक नहीं किया, आपने उसने जो आपको गाइडलाइंस दी हैं उनको देखते हुए रैंक किया। तो चाहे जितनी मर्जी अपडेट्स आ जाए, आपकी वेबसाइट टॉप पर रहेगी।